बचपन में अक्सर देखा है माँ को दोपहर के दुर्लभ एकांत में बतियाते बक्से से, दाग दाग उजाला ये शब गजीदा जहर। एक दिन कहूंगा किताबों से कि बिखरा दें हमारे आंगन में दुनिया के सारे रोचक किस्से। एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी, देखूंगा गरम चाय पीते हुए अब भी सुलगता है वह। दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा हूं और वहां गूंज रही है अमेरिका के लिबर्टी चौराहे से टॉम मोरेलो के गीतों की आवाज। मैं उस आवाज को सुनता हूं दुनिया के 99% लोगों की तरह, और मिस्र के तहरीर चौक पर उदास खड़ी एक लड़की का हाथ थामे ग्रीस की सड़कों पर चला जाता हूं नारा लगाते। जहां फ्रांस से निकली एक आवाज मेरा कंधा पकड़कर झकझोरती है और मैं फलस्तीन की एक ढहती हुई दीवार के मलबे पर बैठकर अनुज लुगुन की कविताएं पढ़ने लगता हूं। मैं शोपिया की सड़कों पर एक ताजा लाश के पीछे चलती भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हो जाता हूं और कुडनकुलम की गंध से बोराया हुआ उड़ीसा की बिकी हुई नदियों के बदरंग बालू में लौटने की कोशिश करता हूं तो एक राइफल कुरेदती है और मैं खिसियाया हुआ मणिपुर के अस्पताल में जाकर लेट जाता हूं भूखा। जहां श्योपुर के जंगलों में जड़ी बूटी बीनती हुई एक आदिवासी लड़की मेरे सूखे होठों पर अपनी उंगलियां फिराती हुई कहती है, भूख चैन नहीं होती हमेशा, ली गई भूख अपराध है और दी गई भूख देशभक्ति। ठीक उसी वक्त बिल्कुल साफ शब्दों में गूंजती है एक आवाज, जेल जाने के लिए अपराध जरूरी नहीं होता, न भूख के लिए गरीबी। जरूरी तो वीरता पदक के लिए वीरता भी नहीं होती। ये जो पत्थर तुम्हारी आंखों में पड़े हैं वे मेरी योनि से निकले हैं, तुम्हें साफ साफ दिखेगा, इन्हें हाथों में लो तो एक बार। मैं पूछता हूं, सोनी सोरी? तो झिड़कती हैं कितनी ही आवाजें, आत्महत्या नहीं की तुमने और अभी तक जेल में नहीं हो अगर तुम, और कोई अपराध नहीं तुम्हारे सर पर, तो सिर्फ कायर हो तुम। जो अपराधी नहीं वे अपराध में शामिल हैं आज। ये जो माला है तुम्हारे गले में उसके मन के मेरे खेत के हैं, जो तुम्हारे पेट में जो दाने हैं वे मैंने अपने बच्चे के लिए बचा कर रखे थे। वो जो साड़ी लिए जा रहे हो तुम अपनी पत्नी के लिए वो सरोंग है सेना भवन के सामने खड़ी नंगी औरतों की। कौन जाने तुम्हारे भीतर जो बीमार सा गुर्दा है वह किसी अफ्रीकी का हो। कितनी ही आवाजें छाने लगती है मेरे वजूद पर, कितनी भाषाओं के शब्द कसने लगते हैं मेरी गर्दन। मैं कानों पर हाथ रखना चाहता हूं तो वो कस जाते हैं होठों पर। हमारे समय में ये कविता कितनी प्रासंगिक है वो कोई भी सोचने समझने वाला शख्स इस कविता को सुनते वक्त सोच रहा होगा। संवाद की इस संडे की, इस रविवार की सीरीज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर सब कुछ लिखा चल रहा है लगभग, फिर भी मैं तारुफ कराना चाहूंगा अपने आज के मेहमान का, अपने आज के साथी का। उसके पहले मेरे साथ हैं सौम्या, मीडिया विजुअल टीम में हमारी असिस्टेंट एडिटर, और हम लोगों ने पद बांट दिए हैं सबको, सैलरी हम लोग नहीं बांट पा रहे हैं अभी भी। तो सौम्या आपका स्वागत है, शुक्रिया साथ देने के लिए इस तरह से। तो हमारे साथ अशोक कुमार पांडे हैं, जिनसे मेरी पहली पहचान कवि के तौर पे हुई, फिर उनकी किताबें जो नॉन फिक्शन है वो आप सबने पढ़ी। हिंदी की कश्मीर पर अपनी तरह की इकलौती किताब कश्मीर नामा, इतिहास और समकाल जिसके साथ नाम के नीचे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है वो भी हम पूछेंगे। कश्मीर पर दूसरी किताब कश्मीरी पंडितों के नाम, तीसरी किताब जो आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। अशोक कुमार पांडे की कविताओं पे बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल रिवायती तौर पे हमेशा की तरह सौम्या पूछेंगी। अशोक भाई आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया मैम, सौम्या जी शुक्रिया। सौम्या सर अशोक जी, आपकी जो किताब के नीचे इतिहास और समकाल लिखा है, मैं इतिहास पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक किताब है जो मुझे बेहद पसंद है, द सेंस ऑफ एन एंडिंग। उसमें कहते हैं कि हिस्ट्री इज दैट सर्टेनिटी प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट वेयर द इम्परफेक्शंस ऑफ मेमोरी मीट द इनएडिक्वेसीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जब स्मृति या स्मरण की खामियां या त्रुटियां दस्तावेजों की अपर्याप्तताओं से मिलती है, वहाँ इतिहास जन्म लेता है। कहीं मुझे लगता है कि कश्मीर के केस में सुविधाजनक चूके भी उसमें तीसरी चीज डाल देनी चाहिए। जब आप ये किताब लिख रहे थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस इतिहास के बारे में सोचने का, लिखने का, पूछने का? देखो, अगर इसी संदर्भ से जो आपने वाक्य दिया अगर वहीं से उठाऊं तो आधी सुविधा मेरे पास थी।
I don't have any memories of Kashmir because I don't belong to Kashmir. तो मेमोरी में जो इम्परफेक्शन हो सकता था वो इम्परफेक्शन होने का तो वहां साधन नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास एक ही काम था, डॉक्यूमेंटेशन मैं कर सकता था, और उसके लिए मैंने कश्मीर पे जितना कुछ लिखा गया है, ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है कि जितना कुछ लिखा गया है, लेकिन जितना कुछ मुझे मिल पाया 100-150 किताबें, मुझे लगता है कि सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज जो वहां लाइब्रेरी से मिले, कुछ लोगों से मिले, कुछ यहाँ पर दिल्ली में लाइब्रेरी से मिले, और वो जो एक पूरा पीरियड मैंने लिया हुआ था कश्मीर के एडवेंट से लेकर, यानी कश्मीर का जो मिथकीय इतिहास है वहां से शुरू करके और 2017 तक का जो पूरा पीरियड मैंने लिया हुआ था, तो मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं किताबों के जरिए उसको तलाश पाता। तो अगर आप इस रूप में कहोगे तो पहली जो मेरी किताब है कश्मीरनामा इतिहास और समकाल, उसका मतलब इतिहास और समकाल का मतलब ये है कि हिस्ट्री एंड आर टाइम्स, तो वो पूरी की पूरी तरह से एकेडमिक एक रिसर्च जैसा काम था मेरे लिए, और मैंने उसी तरह से किया। उस किताब में आपको इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, उस किताब में आपको, और ये काफी कुछ मैंने जानबूझ के किया था, कई बार कश्मीर जाने के बावजूद मैंने ये तय किया था कि इसमें इंटरव्यूज वगैरह मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि जो पहली किताब मेरी हो सकती है, जो प्योर हिस्ट्री की किताब है, वो एकेडमिक किताब हो सकती है। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो ठीक है, समकाल पर तो थोड़ी बहुत बात हो सकती है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह के एबरेशंस आने के, जो आपने कहा ना इम्परफेक्शंस, वो इम्परफेक्शंस आने की अपनी तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए मैंने सिर्फ उस बात पर भरोसा किया जो लोगों ने लिखा है अलग अलग पीरियड्स में, और उसके लिए मैंने कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए 1940s की बात अगर मुझे करनी है, तो मैंने दोनों तरह के राइट विंग, लेफ्ट विंग और जो सेंट्रिस्ट हैं, जो मिडिल पाथ वाले हैं, तीनों की राइटिंग्स को पढ़ के अगर वो किताब आप पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जहां ऐसा लगा है कि किसी एक ही फैक्ट को तीनों ने अलग अलग तरीके से किया है, मेरी कोशिश रही है कि तीनों के फैक्ट उठा के रख दूं और पाठक के सामने छोड़ दूं बिना कोई जजमेंट दिए हुए कि वो किसको सही मानना चाहता है। तो पहली किताब में मेरा ये तरीका रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन मैं करूं, और मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उस किताब की तारीफ बुराई तो जो हुई वो हुई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि एक पक्षी है। अब एकदम ही जो राइटिस्ट है उनको तो कहना ही था, उनको तो मैं सिर्फ कहूं अशोक कुमार पांडे मेरा नाम है तो कहेंगे कि ये तो एक पक्षी है। लेकिन जो अच्छे पाठक हैं, जो गंभीर पाठक हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने एक तरफ की कोई बात करने की कोशिश नहीं की, जजमेंट्स देने की कोशिश नहीं की। जो फैक्ट जैसा था वो जितना सर्च करना पड़ा सर्च करके लाके मैंने लोगों के सामने रख दिया। अशोक भाई, मैं दरअसल चाहता तो था मैं कविता से शुरुआत करूं, जिस कविता से मैंने दरअसल शो की शुरुआत की है। मैं फिल वक्त बेचेहरा आवाज़ों के साथ भटक रहा हूँ। आप कविता लिख रहे थे और हम सब जो है आपसे शुरुआत में कवि के तौर पे मिले, और आपने पहली बार बताया कि आप कश्मीर पे किताब लिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हैरान भी था। मुझे उम्मीद थी कि शायद कहानियों की कोई किताब जो है वो आएगी। अब ये अचानक से, क्योंकि हम कश्मीरनामा पे बात कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस ऑफ किसी चीज़, ऐसी किसी क्रिएटिव या नॉन फिक्शन कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि लंबा समय, मुझे लगता है तकरीबन कम से कम 2 साल आपको लगे हैं इस किताब को लिखने में। 4 साल मेहनत करना, और उसके पहले कविताएं लिख रहे थे, सब लोग जान रहे थे कविताओं को, क्यों, बल्कि मुझे तो याद है कविताएं, मैंने अभी एक पढ़ी भी। ये अचानक से कैसे आया दिमाग में कि कश्मीर पे किताब लिखनी है? ऐसी किताब लिखनी है, ये तो बाद में आया होगा कि भाई ऐसे लिखेंगे, पर कश्मीर पे किताब लिखनी है, ये कविताएं और कहानियां सब कुछ 4 साल स्थगित रहा लगभग, वो कैसे दिमाग में आया? अभी तक चल रहा है, स्थगन ही चल रहा है सारा कुछ। जब कश्मीरनामा पूरी होकर मार्केट में आई थी और अभी लोगों ने पढ़ना शुरू ही किया था, तो बहुत सारे लोग लिखते थे कि कश्मीरनामा, अशोक कुमार पांडे का उपन्यास कश्मीरनामा, बल्कि एक अखबार ने जिसने उसकी रिपोर्टिंग की थी, जो विमोचन हुआ था, तो उस रिपोर्टिंग में अशोक कुमार पांडे का उपन्यास कश्मीरनामा लिखा था। तो हिंदी में अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हिंदी में अगर आप लिख पढ़ रहे हैं, तो ये मान ही लिया जाता है कि वो या तो कविता होगा या कहानी होगा, और ज्यादा मेहनत की होगी तो उपन्यास होगा। ये हिंदी का एक माहौल, अच्छा या बुरा जैसा भी है, बन गया है। मैं कविताएं लिख रहा था, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैं उन्हीं के साथ आर्थिक विषयों पर लगातार लिख रहा था। मार्क्सवाद पे मेरी एक किताब आई थी। मेरी पहली किताब जो थी वो कोई कविता संकलन नहीं था, वो इकोनॉमिक्स पे किताब थी, शोषण के अभ्यारण, जो ग्लोबलाइजेशन पे किताब थी, इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत। कश्मीर मेरा ऐसे ही जाना हुआ 2013 में। 2013 में, 12 में या 13 में, एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा, मेरा कश्मीर जाना हुआ, एकदम झटके से जाना हुआ।
एक हफ्ते का, जैसे टूरिस्ट जाते हैं गुलमर्ग और श्रीनगर और पहलगाम वगैरह घूम के लौट आते हैं, उस तरह का ही फैमिली ट्रिप था वो। लेकिन जब मैं वहां गया तो लगातार लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं रुका, संयोग से मेरे एक मित्र उस जमाने में वहां मेजर थे, तो उन्होंने रुकवाने की आर्मी कैंट में व्यवस्था कर दी थी, वहां रुका। वहां से एक टैक्सी आती थी जो मुझे लेके जाती थी। वो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था बड़ा मजेदार आदमी था। उससे मेरी बात जब शुरू हुई तो उसके समझ में आया कि इस आदमी से थोड़ी बहुत बात की जा सकती है, तो उसने लगातार मुझसे बात की। उसी के साथ मैं उसके गांव के पास गया, कुछ लोगों से मिला। फिर वो मुझे शेख अब्दुल्ला की मजार पर ले गया, यूनिवर्सिटी में ले गया, कुछ ऐसी जगहों पे ले गया जहां आमतौर पे टूरिस्ट नहीं जाते। तो पहली चीज जो मुझे लगी वो लगी, यार कश्मीर के बारे में मेरा अपना जो कंसेप्ट है, मेरी अपनी जो समझदारी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो नेचुरली हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, किताब के पास जाएंगे। तो मैंने 5-7 किताबें लौटते हुए, अब तो नहीं, श्रीनगर एयरपोर्ट पे एक जमाने में बुक शॉप बड़ी अच्छी सी हुआ करती थी, तो लौटते हुए वहां से मैंने कुछ किताबें खरीद ली और 5 किताबें लगभग खरीदी थी। उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा एक पतला सा ट्रैक्ट लिख दूं, क्योंकि मैं खुद को पढ़ा लिखा आदमी मानता था। मुझे लगा कि अगर मुझे कश्मीर के बारे में इतनी गलत जानकारियां और इतनी कम जानकारियां हैं, तो हिंदी वालों को तो निश्चित रूप से और कम जानकारियां होंगी, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने कश्मीर पर शायद कुछ न पढ़ा हो। और तब जब मैंने तलाशना शुरू किया तो मालूम चला हिंदी में कश्मीर पर कोई किताब ही नहीं, अनुवाद तक नहीं है कोई ढंग का कश्मीरी इतिहास का। तो मेरे मन में आया कि 150 पेज का ट्रैक्ट लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो वो 150 पेज बढ़ते गए। 5 किताबें पढ़ के मैंने बताया 100-150 किताबें हुई। उसके बाद कुछ और यात्राएं मुझे करनी पड़ी, दस्तावेज खंगाले। और मैं नहीं जानता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन। मैं अपने अंदर मानता हूँ कि अपने आप ये बदलाव आया। मैंने कोई जानबूझ के कोशिश नहीं की कि कविता को किनारे कर दूं और इस पर लिखूं। लेकिन एक बार जब इसमें मैं घुस गया तो मेरी समझ में आ गया था कि अब मेरे वश में ये नहीं है, मैं उसके वश में हूँ। मैं कोई डेडलाइन नहीं पूरी कर पाया, जितनी डेडलाइन अपने लिए तय की सारी डेडलाइन चलती रही। 4 साल लगातार वो जो मेरा मेंटल प्रोसेस चला है, जितना जितना तनाव से, डिप्रेशन से और बाकी सबसे मैं गुजरा हूँ, वो वही लोग जानते हैं जो मेरे आसपास थे। तो इस किताब ने एक मनुष्य के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, दोनों तौर पे मुझे बदल के रख दिया। एंड ये मेरे वश में नहीं थी, मैं इसके वश में था। प्रकाशक ढूंढने में कुछ माथापच्ची मेहनत लगी कि मिल गया था तभी? अरे बहुत मजेदार किस्से हैं। प्रकाशक, हिंदी में प्रकाशक का किस्सा बहुत मजेदार है। मुझे खुद पता था कि मुझे खुद लगता था कि यार ये 400-450 पेज की इतनी मोटी किताब हो गई है, इसको बल्कि 500 पेज के आसपास, ये कौन खरीदेगा, कौन पढ़ेगा। ये मेरा टेंशन था कि कोई भी छापेगा, लोग कहते खुद छाप दो। मैंने सोच के रखा था यार इतनी मेहनत की है, बेचने की टेंशन मैं नहीं लूंगा, बिके ना बिके, अगर मुझे खुद करना होगा। मेरे दोस्त जानते हैं, करीबी लोग, के समय मैं कह रहा था कि अगर मुझे खुद करना होगा तो मैं इसकी पीडीएफ बनाकर और अपलोड कर दूंगा, जिसको पढ़ना है वो डाउनलोड कर ले। मैं बेचने के चक्कर में इसको नहीं करूंगा, मेरे पास का नहीं है। तो नाम लेके बात करना सही नहीं होगा। एक दो बड़े प्रकाशक से बात हुई, वो तैयार हो गए, उन्होंने कहा हाँ छापेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया। जब किताब पूरी होने वाली थी तो मैंने मेल करने शुरू किए, मैसेज करने शुरू हुए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि मेल और मैसेज के जवाब नहीं आया। मैं घबरा गया। फिर दूसरे प्रकाशक से बात हुई, वो भी तैयार हो गए, बल्कि उनका ही फोन आया और वो तैयार हो गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई तो छापने को तैयार है। जब किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ा है तो मैं बचा हुआ था सिर्फ 18वां चैप्टर, तो मैं पेन ड्राइव में लेकर सारा माल गया और मैंने कहा कि आप इसको लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो जी हम तब करते हैं जब पूरी किताब आ जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ISBN नंबर देना होता है। तो मैंने कहा साहब मैं 50 किताबें छाप चुका हूँ, तो ये बेवकूफ तो मुझे मत बनाइए। मैं आपको 17 चैप्टर दे रहा हूँ, केवल एक बचा हुआ है। और मैं ये बता दूं हर चैप्टर 10,000 वर्ड्स के आसपास है, यानी 1,70,000 वर्ड्स के आसपास माल मैं उनको दे रहा था और 10,000 बचा हुआ था। तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा मुझे एडवांस दे दीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी इस किताब को लिखते हुए बहुत खराब हुई है। मुझे लगता है 1.5-2 लाख रुपए तो कम से कम सिर्फ किताबों पे खर्च हुए हैं, उसके अलावा आना जाना वगैरह। तो मैंने 10-20 हजार मैंने कहा मुझे एडवांस दे दीजिए और आप आराम से इसको छापिए। फिर वो भी टाल मटोल करने लगे, नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हम तभी करेंगे, और बिना कॉन्ट्रैक्ट के पूरी किताब देने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। तब तक क्या हुआ कि अचानक से राजपाल से फोन आया। उनको किसी ने बताया होगा कि मैंने एक ऐसी किताब लिखी है। मैं फेसबुक पे अपडेट करता रहता था जी। तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा, मैं गुस्से में था, मैंने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो आप मान सकती हैं तब मैं आपको किताब दूंगा। उन्होंने कहा बताइए क्या शर्तें हैं। मैंने 3-4 शर्तें रख दी। उन्होंने कहा अच्छा एक चैप्टर आप भेज दीजिए, हम पढ़ के बता पाएंगे। मैंने चैप्टर भेजा, उसके बाद तो किताब आई और किताब बिकी। बिकने के बाद दोनों प्रकाशकों को दुख भी हुआ, ये भी सच्चाई है। तो मुझे भी दुख हुआ, शायद मैं सही तरीके से परसू नहीं कर पाया। तो तीसरा संस्करण जो है वो बाजार में है, चौथा कश्मीरी पंडितों वाली चौथा चौथा मार्केट।
जी नहीं, कश्मीरी पंडितों वाली किताब का दूसरा कि तीसरा संस्करण है? हाँ, तीसरा संस्करण तीसरा है उसका, संस्करण है। मैं उसके बारे में मैं उस किताब पे आ रहा था, पर उसके पहले सौम्या मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रही है। सौम्या, कुछ आप कहना चाह रही हैं क्या? ओके, ये थोड़ा सा फिर से इतिहास पे मैं जाने की कोशिश कर रही थी। फिक्शन वाली किताबें होती है ना अशोक, उन सौम्या आपकी आवाज कट रही है मेरे थोड़ी सी। सौम्या, आप फिर से सवाल अपना हेलो, दोहरा सकती हैं? जी अपना सवाल आप दोहरा दें जी। एक सेकंड, मैं भी जरा एक तो अशोक, हाँ, सौम्या आपकी क्या आवाज अभी कट रही क्लियरली आ रही है? हाँ अब आ रही है, अभी अब आ रही क्लियर है? है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो जो फिक्शन वाली किताबें होती है ना, उनके कैरेक्टर का एक डेवलपमेंट होता है, कंफर्टेबल होते हैं उस डेवलप। वो अगर 20 साल की उम्र में कुछ सोचता है तो ठीक है, 30 का होते होते कुछ सोचने लग जाता है, ठीक। पर मुझे लगता है हम इतिहास में लोगों को वो वाली, आपकी आवाज नहीं क्लियर हो पा सौम्या, रही आवाज किसी कट वजह रही है से। आपकी लगातार। एक बार आप फिर से अपना सवाल दोहराएंगी? मैं पंखा बंद कर कोशिश करती हूँ। आप मैं कब क्या जी 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 ठीक है, तो अशोक भाई, तब तक मयंक जी 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 तो मेरा जो है वो अभी इसमें शकील खान का कमेंट आया है कि कश्मीर नामा के सफर के आपके उन 4 सालों के हम लोग गवाह हैं। हमने आपको आग के दरिया में डूबते हुए बिल्कुल, देखा है। शकील भाई जैसे बहुत सारे दोस्त लगातार साथ रहे, वो बिल्कुल जानते हैं कि वो क्या कंडीशन थी। जी 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 सौम्या, आप आ गई हैं। आपका नेटवर्क अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है शायद। क्या आपकी आवाज टूट के आ रही है, बेसिकली लैग जिसे कहते हैं। अभी आप जरा जी जी आप बोले, आपकी आवाज आ रही है अभी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ओके, तो जो ओके, फिक्शन की जो किताबें होती है उनमें जो कैरेक्टर होता है उनका डेवलपमेंट होता है। हालांकि 20 साल की उम्र में वो कुछ सोचता था, वो 35 का होते होते कुछ सोचने लग जाएगा। हम कंफर्टेबल होते हैं उस डेवलपमेंट से। क्या हम इतिहास के शख्सों को क्या वो वाली प्रिविलेज दे पाते हैं कि जैसे इतने सारे शख्स हैं कश्मीर की कहानी में, क्या जब आप लोगों को बताते हैं या उसके बारे में जब लोगों की प्रतिक्रिया, क्या वो कंफर्टेबल हो पाते हैं कि नेहरू एक टाइम पे एक चीज कह रहे थे, पटेल एक चीज कह रहे थे, या शेख अब्दुल्ला एक चीज कह रहे थे, या सब उन में जो उनके भी एक डेवलपमेंट हुए होंगे थॉट प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही चीज सोचते रहे पूरे उस दौरान में। तो मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका खुद का क्या रहा और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। देखो, इस बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेरी समझ में आया, एक बात तो मैं बताऊं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी उस तरह से कभी नहीं रहा। मेरी किसी डिग्री में इतिहास नहीं है, ना बीए ना एमए, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। तो इतिहास जो पढ़ाया वो कुछ गुरुओं की सोहबत में और किताबों से। इतिहास की जो मेरी समझ बनी उसमें ये समझ में आया कि इतिहास में ना कोई हीरो होता है ना कोई विलन होता है। हर कहानी में, हर फिक्शन में कुछ हीरोज होते हैं, विलेन होते हैं, जैसे कि हमारी आयत है। वैसे जीवन में भी मुश्किल, लेकिन इतिहास में तो नहीं होता है। और इसलिए जैसा कहा कि कोई स्टैटिक फैक्ट्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स हमेशा डायनामिक फैक्ट्स होते हैं। अब कश्मीर के बारे में इससे मजेदार एग्जांपल क्या होगा कि नेहरू और शेख इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अगर हिंदुस्तान में कश्मीर आज है तो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं उसके कारण, एक नेहरू और दूसरा शेख अब्दुल्ला। लेकिन उसी शेख अब्दुल्ला को नेहरू गिरफ्तार करवाते हैं, और जब शेख अब्दुल्ला लंबे समय तक जेल में रहने के बाद छूटते हैं और दिल्ली आते हैं तो उसी नेहरू के घर पे रुकते हैं। तो आप इसको अगर केवल फला ब्लैक एंड व्हाइट में रख के देखोगे तो ये बातें कभी समझ में नहीं आए। आपको जो रोल असाइन होता है ना, उस रोल के हिसाब से आप एक्ट करते हो। आजादी के पहले नेहरू का भी लक्ष्य क्या था? हिंदुस्तान की आजादी। शेख अब्दुल्ला का लक्ष्य था कश्मीर की आजादी। इसलिए दोनों का लक्ष्य मिल रहा था क्योंकि दुश्मन कॉमन थे। जब एक बार देश आजाद हो गया तो नेहरू को ज्यादा से ज्यादा यूनिफिकेशन चाहिए था। नेहरू के लिए प्रायोरिटी थी वो हिंदुस्तान जिसके वो प्राइम मिनिस्टर थे, और शेख के लिए प्रायोरिटी थी कश्मीर जिसके वो प्राइम मिनिस्टर थे। नाम प्राइम मिनिस्टर था लेकिन थे वो मुख्यमंत्री। तो वो फिर हितों का एक टकराव शुरू हुआ, उसमें ये सारा कुछ हुआ। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिस्ट्री में भी कोई एक जगह स्टैटिक नहीं होता है। अभी मैं गांधी पे जो काम कर रहा हूँ, 1922 में गांधी कुछ और थे, 1910 में गांधी कुछ और थे, और 47 आते आते गांधी कुछ और थे, मरने से 1 महीने पहले गांधी कुछ और थे। तो चीजें बदलती हैं। जो भी एक्टिव होता है, जो अपने समय के समाज से, इतिहास से टकराता है, वो सीखता भी है। इसलिए उस डायनामिक प्रोसेस में उसकी ग्रोथ होती है, कई बार डिक्लाइन भी होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, शायद दर्शकों को भी मजा आएगा। मियां इफ्तिखारुद्दीन एक साहब हैं जो लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बेहद प्रोग्रेसिव आदमी थे, लेफ्टिस्ट माने जाते थे, और वही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला और नेहरू को मिलवाया था।
आजादी के ठीक पहले पता नहीं क्या हुआ कि अचानक वो मुस्लिम लीगी हो गए। अब मुस्लिम लीगी हो गए तो पाकिस्तान के समर्थन में हो गए, वो सारे कुकर्म किए जो जो बंटवारे के लिए किया जाना चाहिए था। एक बार जब बंटवारा मिल गया तो उनको लगा पाकिस्तान के अंदर थोड़ा प्रोग्रेसिव काम कर लिया जाए, तो उन्होंने डिमांड किया कि हमारे यहाँ भूमि सुधार होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद उसको उनको ऐसे कोने में फेंका गया कि सरकार से तो बाहर गए, वो फैज के साथ मिलकर जो पाकिस्तान टाइम्स अखबार शुरू किया था उन्होंने, अयूब के समय में वो भी कब्जा हो गया और अफसोस करते करते मरे कि क्यों मैंने विभाजन का साथ दिया। तो अब उनको आप हीरो कहेंगे, विलेन कहेंगे या अपनी, तो परिस्थितियां होती हैं जो आपको हीरो, उस समय आपको एक डिसीजन लेना होता है। एक सही डिसीजन आपको हीरो बना देता है, गलत डिसीजन आपको विलेन बना देता है। मैंने तो इतिहास को ऐसे ही देखा। बैंक जी, तो मैं जो है, क्योंकि कश्मीरनामा पे ही सवाल कर रहा हूँ, मैं जब किताब को पढ़ रहा था, मुझे उसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये लगी, जैसे मैंने, क्योंकि उसके पहले सारी किताबें एक तो अंग्रेज़ी में पढ़ी थी, जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक भी क्रेडिट आपने नहीं छोड़ा, जिस किताब की भी आपने हेल्प ली, एक भी, मतलब लंबा चौड़ा अपेंडिक्स उस किताब का है। और दूसरी बात, कई जगह क्योंकि जाहिर सी बात है, आप या मैं या कोई भी, हम सब समाज में और निजी जीवन में भी किसी एक आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम भले ही जब हम ये कह रहे होते हैं कि हम किसी विचारधारा को नहीं मानते, तब भी हम एक स्पेसिफिक विचारधारा है जिसको हम मान रहे होते हैं, ये कहते हुए भी, है ना। कितना मुश्किल था कई बार ऐसे फैक्ट से सामना करना जहां अपनी विचारधारा या अपनी विचारधारा वाले लोगों को क्वेश्चन करना हो। कश्मीर के मामले में उस किताब में कई जगह उस तरह की चीज़ें हैं। और ये किस तरह का अनुभव था, ऐसी कोई एक आध चीज़ अगर आप बता पाएँ, जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है तो वो, मुझे लगता है कि उनको पढ़नी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें किसी मार्क्सिस्ट ने किताब लिख दी है और सब कुछ जो है मार्क्सिज्म के हिसाब से चल रहा है। तो ये कितना मुश्किल था कई बार, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तो एनकाउंटर कई बार हुआ होगा उस किताब को लिखते समय। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपनी विचारधारा के वकील होते हैं जी, तो उनका काम होता है कि विचारधारा ने या विचारधारा के लोगों ने जो सही गलत किया है सबको सही ठहराना। मैं विचारधारा का मानने वाला हूं और मुझे जरा सी भी असहजता नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस विचारधारा का मानने वाला हूं, जिस वामपंथ का मानने वाला हूं, उसका जो गुरु है, जो मार्क्स है, उसने तो ये सिखाया है कि हर चीज पर सवाल करो। तो उस हर चीज से पार्टी कैसे बाहर हो सकती है, उस हर चीज से वो विचार कैसे बाहर हो सकता है। तो मुझे इसमें एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं आई कि वहां जो वामपंथी लोग थे या वामपंथी हिंदुस्तान की जो पार्टियां थी, उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में जो स्टैंड लिए हैं उस पर मैं सवाल करूं। जैसे कश्मीर को लेकर वामपंथी पार्टियों का जो पूरा स्टैंड है, वो मतलब ऐसे अजीबोगरीब तरीके से बदला है 1940s के, 40s, लेट 40s और अर्ली 50s में, कि शुरू में नेहरू के साथ, फिर जब रूस जो है नेहरू के साथ आ गया तो वो इंडिया की पूरी लाइन लेने लगे। उससे पहले आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कर रहे थे। जो वहां लोकल कम्युनिस्ट पार्टी थी, बजाज जिसके थे, वो पाकिस्तान के समर्थन में चली गई थी। तो मतलब इस तरह की जो बेवकूफियां हुई हैं उन पे बात क्यों नहीं करूंगा जी। और फिर ये भी बात क्यों नहीं करूंगा कि वामपंथियों ने वहां विकास में क्या भूमिका निभाई है और उनका किस तरह से दमन हुआ। मुझे लगता है जब मैं इतिहास लिख रहा हूं, देखो जो रेफरेंस की बात की, मैंने शुरू में कहा मेरे पास कोई मेमोरी नहीं था। कश्मीर में मेरा कोई स्टेक नहीं है, ना मैं कश्मीरी हूं ना मेरा कश्मीर में कोई स्टेक है। तो कश्मीर के बारे में जो भी मेरी जानकारी है वो किताब पढ़ के या किसी से बात करके जो दूसरी किताब में आया है। तो जिस किताब को पढ़ के, और किताब ही क्यों, अगर किसी आर्टिकल को पढ़ के, अगर किसी रिसर्च पेपर को पढ़ के, अगर किसी एमफिल के लड़के के डिजर्टेशन को पढ़ के कोई नई चीज मुझे पता हुई है, तो उसका रेफरेंस देने में मुझे लगता है कि रेफरेंस देके मैं सेफ हो जाता हूँ कि भाई मैंने यहाँ से कहा उठाया है, अब ये सही है कि नहीं गलत वो आप वहां जाके चेक कर लीजिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर एक ही चीज पे 3 तरह के तथ्य हैं, तो मैंने तीनों के रेफरेंस दे दिया, अब आप जाके चेक कीजिए कि कौन सही बोल रहा था, क्योंकि उसको कोई भी क्रॉस चेक नहीं कर सकता। मैं 1940 में जाके क्रॉस चेक नहीं कर सकता हूँ कि जम्मू के एक मोहल्ले में क्या हो रहा था। तो जो 3 उसके बाशिंदों ने लिखा है, 3 दर्शकों ने उसके लिखा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आप देख लीजिए कौन सा ज्यादा आपको सही लगता है। तो मुझे इस तरह सवाल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं और सिर्फ उसी में नहीं, आगे भी गांधी पे भी काम करते, गांधी पर भी। तो अभी आप लोग जब बात कर रहे थे ना, तो मुझे जोगेंद्र नाथ मंडल भी अचानक से याद आ गए थे। आप जब वो किस्सा सुना रहे थे तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो भी मुस्लिम लीग के साथ थे और वो भी पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जब पहली बाकायदा पार्टी में शामिल हुए मेंबर थे और पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, पहले हिंदू मंत्री। 1947 में ही वो मंत्री बन गए थे
फिर वापस जिन्ना की मौत के बाद वापस 1950 पे वो लियाकत अली खान को इस्तीफा देके ये कहते हुए कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ बायस बिहेवियर हो रहा है और उन पे खतरा है, ये कहते हुए वो भारत लौटा और उसके बाद वो अतीत की धूल में खो गए, उनको कोई जानता भी नहीं है, मतलब बिल्कुल एनोनिमस लाइफ उन्होंने उसके बाद जी। यहाँ भी पॉलिटिकली एक्टिव रहे, चुनाव लड़ा कुछ टाइम तक उन्होंने, लेकिन कोई खास जगह नहीं बना। जी सौम्या, आप कोई सवाल कर रही थी कि मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ? जी मैं नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए, मैं इसके बाद पूछती हूँ, आप पूछिए। मेरा सवाल इसी में से आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि मैंने ये रेफरेंसेस और अपेंडिक्स की बात की थी, मैं अगर ये पूछूं कि आपने ये जो किताबें सैकड़ों पढ़ डाली कश्मीरनामा लिखने के लिए, इसमें से कौन से वो लेखक थे जिन्होंने आपको मुतासिर किया? कई किताबें आपने पहली बार पढ़ी होगी, कई दोबारा उठाई होगी, कई पहली बार पढ़ी होगी। क्या ऐसा कोई लेखक था या ऐसे एक से अधिक लेखक थे जिनको पढ़ के आपको लगा कि यार मैंने पहले क्यों नहीं इनको पढ़ा, ये तो कमाल की जो स्टडी है? ऐसे कौन से लेखक थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सबको पता होना चाहिए कि हम किसको पढ़ सकते हैं। सारी किताबें मेरे लिए नई थी, इसमें ये बोलने में मुझे कहीं से कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए सारी किताबें नई थी। कश्मीर में मैंने पढ़ाई ही शुरू की जब तो मेरी पहली किताबें जो आई थी, एमजे अकबर को खरीदा था, टी.एन. बजाज को खरीदा था, इस तरह की कुछ किताबें लेके मैं वहां से आया था जिनसे मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जितनी किताबें, उसका भी क्या तरीका था, मेरा कोई गाइड था नहीं, मैं एक किताब पढ़ता था और उसके रेफरेंसेस चेक करता था कि ये वाली बात किसी ने कही है तो किसने कही है, फिर वो किताब ढूंढता था। वो किताब अगर मार्केट में मिलती थी, मार्केट से खरीदता था, पीडीएफ मिलती थी, पीडीएफ डाउनलोड करता था, वहां से नहीं मिलती थी किसी लाइब्रेरी से निकालता था। तो वो रेफरेंस भी ऐसे ही बढ़ते चले गए, ऐसे ही किताबें तलाश की। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे बता पाता कि ये किताबें पढ़ लो। और उसमें बहुत सारी किताबें हैं, मतलब इतनी सारी किताबें हैं। टी.एन. मदान की किताब है, मृदु राय की किताब है, पी.एन. बजाज की किताबें हैं। हालांकि पी.एन. बजाज से मेरी ढेरों असहमतियां हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब ये पता नहीं कैसा सुनने में लगेगा, लेकिन राज तरंगिणी पढ़ने का जो मजा है वो भी अद्भुत है। मतलब मुझे हमेशा लगा कि बचपन से राज तरंगिणी का नाम सुनते रहे, कभी पढ़ क्यों नहीं लिया, इतना अच्छा अनुवाद, दो अनुवाद उसके इतने अच्छे हुए हैं। तो राज तरंगिणी पढ़ने का अपना मजा है। संस्कृत के कई सारे ग्रंथ पढ़े तो उसका अपना मजा था। अंग्रेजी में जो मिला, अंग्रेजी में पढ़ने का मजा था। तो यार वो पूरा प्रोसेस था, मतलब किसी भी गिवन टाइम पे मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था, 10-12 किताबें हमेशा खुली रहती थी, इसको पढ़ा उसको पढ़ा। जैसे एक ही तथ्य है, वो एक किताब में पढ़ा, दूसरी जगह ढूंढा। वो बड़ा अजीब सा प्रोसेस था। वो पढ़ाई एक अलग तरह की पढ़ाई है, अभी भी जो मैं कर रहा हूँ। उसमें किसी 2-4 किताबों का नाम ले पाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैंने कोशिश करके लिया। बस ये जानो कि गूंगे का गुड़ है वो, उसको कह पाना बहुत मुश्किल काम है। जी। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में सारी कश्मीर की किताबें लगी हुई हैं, इसलिए मैंने उधर देखा और देखा तो नजर हटा ली कि अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो फिर नाम ही लेता रह जाऊंगा। सौम्या, आप सवाल पे आइए, फिर हम लोग आगे कश्मीर पे भी और बात करने वाले हैं। आपने आपके पिछले सवाल के आंसर में कहा था कि आपका कोई स्टेक नहीं है कश्मीर में, और इसलिए वो इम्परफेक्शंस ऑफ मेमोरी वाली बात नहीं आती। लेकिन जो ये मुझे लगता है कि जो कश्मीर पे सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं आती है, जो हिंदी हार्टलैंड से आती है, वो उन लोगों से आती है, उनका शायद एक्चुअली में कुछ स्टेक नहीं है कश्मीर में, पर प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा यहाँ से आती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो हमको पता है वो जो स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया है वो तो हमको पता है, अगर हम उसको प्रोसेस को चेंज करना चाहें तो ये क्या? ये गंभीर सवाल है और मेरी हंसी छूट गई इस पे, आपको बताऊं मैं। नहीं, ये मजेदार सवाल है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई स्टेक नहीं है, दरअसल प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने मेरी किताब के जब तीसरे संस्करण का विमोचन था तो ये लाइन कही थी और मैंने पकड़ लिया। गुरु हैं तो गुरु की लाइन पकड़ ली और दोहराता रहता हूँ। तो आधी बात उन्होंने ये कही थी और इसके साथ जोड़ा था कि अशोक का जो स्टेक है वो ह्यूमैनिटी का स्टेक है, मानवता का स्टेक। और आप जिन लोगों की बात कर रही हैं उनका इसके ठीक उल्टा वाला स्टेक है। उनके साथ समस्या ये है कि उन्हें ना कश्मीर से कोई लेना देना है और ना उनको कश्मीरी लोगों से कोई लेना देना है। अपने इलाके में सांप्रदायिकता, अपने इलाके में नफरत और अपने इलाके में वो जो दूरी पैदा करना है, उसके लिए वो कश्मीर के तथ्यों का उपयोग करते हैं। उसके लिए देखो, पूरा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पे हिंदू बहुल है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा इकलौता इलाका था जो मुस्लिम बहुल था। तो आप कश्मीर को जितना ब्लैक पेंट करते हैं, कश्मीर के बारे में जितनी घटिया बातें फैलाते हैं, दरअसल आप वो क्या कर रहे होते हैं, आप अपने हिसाब से मुसलमानों को विलीफाई कर रहे होते हैं। क्यों चाइना पे शांति हो जाती है लेकिन पाकिस्तान पे महीनों चलता रहता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पे आप हमला नहीं कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी मुसलमान पे बेसिकली हमला कर रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान को एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं।
इसी तरीके से कश्मीर को भी यूज किया गया। तो ऐसा उनका स्टेक नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका स्टेक कश्मीर में है, और वो है एंटी मुस्लिम भावनाओं को भड़काना, अपने इलाके में सांप्रदायिकता को भड़काना। ये उनमें मुझ में फर्क है। तो मैं उस प्रोसेस पे सोचना चाहती हूँ कि पहला तो हमको पता है वो देशभक्ति, हाइपर नेशनलिज्म वाला जो देशभक्ति को नहीं कहूंगी, हाइपर नेशनलिज्म वाला जो आता है रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर हमको किसी को कोशिश करनी हो थोड़ा कि इसको इससे इधर खींचे, वो हम कैसे कर सकते हैं? आपने इतने लोगों से मिले होंगे, इसका इतिहास समझना पड़ेगा। कश्मीर पे तमाशा कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, इसको समझना पड़ेगा। 1948 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हो गई, और गांधी की हत्या होने के बाद दक्षिणपंथी संगठनों पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, हमारे पुरखों ने उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। तो इंडियन पॉलिटिक्स में फिर से उभरने के लिए, इंडियन पॉलिटिक्स में फिर से अपने प्रोपेगेंडा वार को शुरू करने के लिए उन्होंने कश्मीर को हथियार बनाया। इसीलिए आप देखते हो जब संसद में बहस चल रही थी, संविधान सभा में, तो 370 पे कोई बवाल नहीं होता है, लेकिन बाद में बवाल शुरू होता है, मुखर्जी हो, मधोक हो, और अकाली दल, जनसंघ जो उस समय था, इन सारे लोगों ने मिलकर कश्मीर को मेन एजेंडे पे ले आया और पूरे देश में तमाशा शुरू किया, जम्मू में आग लगानी शुरू की, ताकि गांधी की हत्या के बाद जो उनके ऊपर ब्लेमिश लगा, जो उनके ऊपर दाग लगा है, उस दाग को किनारे करके अपने आप को एक बार फिर से हिंदुओं का बहुत हितू साबित कर सके। तो इस इतिहास को जब आप समझोगे तब ये होगा कि इस देश में दरअसल कश्मीर हो या कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश का मतलब है इस देश के अंदर सेक्युलर ताकतों को और सेक्युलर सोच को मजबूत करना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सबको आप छोड़ दोगे और केवल कश्मीर की सही बात करें। पूरे प्रोसेस का हिस्सा, जब हमारे सोचने का तरीका बदलेगा तभी कश्मीर पर हम ढंग से बात कर पाएंगे। बैंक एक मिनट मुझे दें जी। तो अब मेरा सवाल जो है वो, मैं जा रहा हूँ अब किताब पे। किताब के प्रोसेस हमने सब चीज़ों बहुत चीज़ों बात कर ली। आपने अभी एक बात कही कि जो पूरा राइट विंग है और वो जैसे यूज़ करता है और किताब पढ़ेंगे तो नज़रिया बदलेगा। मैं कश्मीर को जब देखता हूँ तो जैसे हम सब ने बचपन में पतंग जब हम उड़ाते थे तो छत पे जब धागा पड़ा रह जाता था कई दिन तक पतंग का, और हमारे यहाँ उसको सद्दी कहते थे, सफ़ेद रंग का जो धागा होता था, वो छत पे छूट जाता था और कई रोज़ बाद जब हम छत पे जाते थे तो वो भयानक तरीके से उलझ जाया करता था। और उसको सुलझाने का केवल एक तरीका था कि देर तक धीरे धीरे एक एक गांठ उसकी सुलझाई जाए। अगर आपने उसको दो सिरों से पकड़ के खींचा तो वो गांठ हमेशा के लिए पड़ जाएगी, वो धागा बेकार हो जाएगा। मैं कश्मीर को निजी तौर पे मैं कश्मीर को ऐसे देखता हूँ कि हम लोग दोनों दो सिरों पे लोग खड़े हो गए हैं और उस धागे को खींच रहे हैं जिसमें हजार इस तरह की उलझने हैं, और उसको इसलिए हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। बढ़िया समझ लीजिए। उस पतंग के धागे की तरह हम सब यही कर रहे हैं। एक आदमी एक सिरे पे खड़ा है, आदमी एक सिरे पे खड़ा है। आप कैसे देखते हैं एक कश्मीर को? अगर मैं आपसे कहूं कि हम संक्षिप्त में पूछें कि आप कश्मीर को कैसे देखते हैं, एक। दूसरा, मैं एक त्वरित टिप्पणी, जाहिर सी बात है चूंकि हम बात कर रहे हैं और अब 1 साल हो जाएगा एक जो फैसला हुआ था पिछले साल, मैं उन दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी संक्षिप्त चाहूंगा। जो पिछले साल 370 को एब्रोगेट किया गया, हटाया गया, और आप कश्मीर को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर, उसमें सब कुछ भी हो सकता है, कल्चर से लेके सब कुछ, और शायद अगर आप बता पाए, समय हो आपके पास, तो थोड़ा सा ये जो पूरा फ्रिंज फैला हुआ है चारों तरफ, जो कश्मीर में ज़मीन कब्जा करने जा रहा था, वहाँ की लड़कियों से शादी करने जा रहा था, उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि कश्मीर क्या था 8th-9th सेंचुरी में, और कैसे जिस सूफिज़म को ये हमारे राइट विंग वाले भी बड़ा अच्छा बताते हैं, कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में। मैं ये इन चीज़ों पे चाहता हूँ कि आप कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब मैं पीछे से ही शुरू करता हूँ, जो तुम्हारा आखिरी बिंदु था वहीं से शुरू करता हूँ। जो लोग शादी करने जा रहे थे वहां पर और जमीन लूटने जा रहे थे। अब ये शादी करना और जमीन लूटना क्या था? लोकतांत्रिक समाज में आप जमीन खरीदते हैं जी। जब सामने वाला जमीन बेचने को तैयार हो और आपको कीमत देने को तैयार हो, जिस कीमत पर जमीन वो दे रहा है, समझौता हो जाए तो जमीन खरीदते हैं। और शादी कैसे होती है?
या तो जिस लड़की से आपको शादी करनी है वो शादी के लिए तैयार हो जाए, हाँ कर दे और आप भी तैयार हो, शादी होती है, या दोनों के माँ बाप आपस में बात कर लें और आप दोनों की सहमति हो शादी। एक बर्बर समाज में क्या होता है, कबीलाई समाज में क्या होता है, पूरा कबीलाई समाज का इतिहास क्या है? जमीनें लूटने का, औरतें लूटने का। वो आते थे, जमीनें लूट लेते थे, मर्दों को दास बनाते थे, औरतों को अपनी कैप्ट बनाते थे, या बलात्कार करके उनकी हत्या कर देते थे, बलात्कार करने के बाद उनकी नौकरानी बना लेते थे, या जो भी था जैसे भी, या अगर शादी भी कर सकते हैं, राजा की बेटी हुई तो शादी भी। ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, ये जो कश्मीर को एक ऐसी जगह मानने का जो मानसिकता है जिसमें आप वहां पे जाके लूट सकते हैं, वहां के सौंदर्य को आप प्लग कर सकते हैं, आप तोड़ के ला सकते हैं, अपने घर में ला के रख सकते हैं। इस मानसिकता की जगह अगर कश्मीर को हम ऐसे देखना शुरू करेंगे कि वो भी वैसे ही इंसान है जैसे हम, वो जमीन भी वैसी ही है जैसी हमारी जमीन, हम उनके मालिक नहीं हैं, हम भी इस देश का वैसे ही हिस्सा हैं जैसे वो। सबसे पहली अगर जरूरत है तो यहीं से भरोसा हो। और 370 को लेके बहुत लंबी बात करने से ज्यादा अच्छा है कि इसी मानसिकता में हम समझें कि जब इस मानसिकता में समझेंगे तो कश्मीर के बारे में निर्णय लेने का पहला अधिकार किसका है? कश्मीर के लोग। तो कश्मीर के बारे में जो निर्णय हो उनमें कश्मीरी लोगों को भी शामिल किया जाए, बल्कि ज्यादा संख्या में कश्मीरी लोगों को शामिल किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में कोई निर्णय होना है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी विधायिका, उत्तर प्रदेश की जनता को एक किनारे रख के कोई फैसला लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, वहां भी विद्रोह हो जाए अगर ऐसा फैसला लिया जाएगा। तो कश्मीर के बारे में भी इस चीज को अपनाएं। तीसरी बात, हम ये समझें कि हमारा जो देश है वो हजारों सालों से इस धरती पर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भारत दैट इज इंडिया है, जिसका एक संविधान है, उसके निर्माण की प्रक्रिया 1947 से 48 तक चली। इस बात को हम समझने की कोशिश करें। उसकी एक संविधान सभा थी जिसमें बैठ के संविधान बना। अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर रियासतें थी, यहाँ पर बहुत कुछ था, और सिर्फ अकेला कश्मीर नहीं था और अकेला हैदराबाद नहीं था। वो आप चाहे त्रावणकोर को ले लीजिए, चाहे आप उठा के जोधपुर को ले लीजिए, ये सब आजाद रियासतें थी और इन सब ने अपने आजाद रहने की पूरी कोशिश की थी और इन सब के साथ अपने तरीके से समझौते हुए थे। कश्मीर के साथ भी अपने तरीके से समझौता हुआ था और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जब तक ये समझौता नहीं हुआ था तब तक कश्मीर न पाकिस्तान में मिलने को तैयार था, राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में मिलने को तैयार था। इसलिए अक्टूबर में 26 अक्टूबर को जो समझौता हुआ कबायली हमले के बाद, उस समय यह दो आजाद देशों के बीच में समझौता था। तो अगर हम इस तरह से अपने दिमाग को जरा सा खोल के देखेंगे कि जो आधुनिक लोकतंत्र हमारा भारत बना है, उस भारत को बनने की एक प्रक्रिया रही और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे राज्य जुड़े हैं, अकेला कश्मीर नहीं है। बहुत सारी जगहों पर विशेषाधिकार दिए गए, बहुत सारी जगहों पर बाद में विशेषाधिकार छीन लिए। वो पूरा एक प्रोसेस है। अगर हम इस बात को देखें कि चाहे वो नेहरू का समय हो, चाहे वो शास्त्री का समय हो, चाहे इंदिरा का समय हो, चाहे उसके बाद का समय हो, इस पूरे समय में किसी न किसी वजह से वहां पर डेमोक्रेसी को प्ले नहीं करने दिया गया। वहां पर जो चुनाव हुए वो रिग हुए, वहां पर जो इंस्टॉलेशन ऑफ लीडर्स हुआ वो दिल्ली की मर्जी से हुआ और धीरे धीरे ये प्रक्रिया हुई कि कश्मीरियों के मन में ये बना कि लोकतंत्र से हम अपना नेता नहीं चुन सकते, दिल्ली हमेशा हमारे सर पर लाकर किसी को बिठाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसने कश्मीरी मानस को बनाया और कश्मीर के बारे में जो लगातार दुष्प्रचार हुआ राइटिस्ट विंग का और कई बार लिबरल विंग का भी, उसने हिंदुस्तानी लोगों के मन में कश्मीर के बारे में एक मानस बनाया। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि हम जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं वो किस प्रोसेस का प्रोड्यूस है और कश्मीरी जो हमारे बारे में सोचते हैं वो किस प्रोसेस का प्रोड्यूस है, तो आप इस धागे को कभी नहीं सुलझा पाए। इसलिए बाकी सब बातें छोड़ दो, किताब में मैंने लिखी है, मेरे सैकड़ों वीडियोस है, तमाम लेख लिखता रहता हूँ। सबसे जरूरी बात जो लगती है वो ये कि मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना शुरू हो। अगर ये सब नहीं हुआ होता, अगर 370 एब्रोगेट नहीं हुआ होता, एक बड़ी अच्छी योजना में लगातार बना रहा था, वहां के लोगों से बात चल रही थी जिसमें मेरा मानना था कि यहाँ से 20-25 लोग, जिसमें पोएट्स हों, राइटर हों, जर्नलिस्ट हों, आम लोग हों, महिलाएं हों, और ये सारे लोग वहां पर जाएं और 15 दिन के लिए वहां अलग अलग इलाकों में घूमें और वहां जो इस तरह का सिविल सोसाइटी है उससे मिले और बातें करें और फिर हम उनको दिल्ली बुलाने की कोशिश करें और इस प्रोसेस को कम से कम एनुअल हम बनाएं कि लोगों से लगातार मुलाकात।
ये गलत फहमियां अगर हम दूर कर सके तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम शुरू होगा। बाकी सरकारों का तो क्या कहा है, जितना मैं जानता हूँ सब जानता मैंने एक सवाल सूफी इस्लाम के लिए किया था। एक बड़ी गलतफहमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि सूफी इस्लाम कश्मीर के जरिए जो है हिंदुस्तान में पहुंचा। हाँ, ये भी लोगों को पता नहीं है कि सूफी इस्लाम कश्मीर में आया था, और जी बल्कि कश्मीर में जो ऋषि परंपरा बनी थी वो स्थानीय सूफी परंपरा है, वो बाहर से नहीं आई थी। जी ऋषि नाम ही हिंदुस्तान संस्कृत से लिया गया है। लेकिन ये भी लोगों को नहीं पता है कि 1940 के बाद से लगातार उसको नष्ट करने की कोशिश कश्मीर के अंदर ही हुई है, जी और कश्मीर के अंदर सूफी परंपरा को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वहाबी इस्लाम ने लगभग कब्जा कर लिया है। मतलब जब भी कश्मीर के बारे में बात करें तो हम ये भी याद रखें कि जिस तरह से आरएसएस ने यहाँ पर लोगों के दिमागों पर कब्जा किया है, वैसे ही जमात इस्लामी कश्मीर ने कश्मीर के लोगों के दिमागों पर कब्जा किया है, जिसमें सूफी श्राइन्स को किनारे कर दिया गया है, सूफी परंपराओं को किनारे कर दिया गया है, और एक खास तरह का जो एक्सक्लूसिव अरब वाला जो वहाबी इस्लाम है वो वहां लादने की कोशिश की है। क्या उसके कश्मीरी जो फोक है उस पर भी असर हुआ है इसका, आपको लगता है? फोक पे मेरा ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए यहाँ से बैठ के कुछ बोलना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मतलब क्योंकि सही नहीं एक होगा। कवियत्री है जिनका जिक्र आपने बहुत किया है किताब में कश्मीर की, लोगों को तो नाम नहीं ललदत पता होगा। की बात जी की है मैंने, जी ललदत की बात की है। जी तो ललदत वहाँ के ग्रामीण समाज में अब भी हैं, जैसे कबीर हमारे यहाँ हैं, तुलसी हमारे यहाँ हैं, वहाँ ललदत हैं। जी लेकिन अभी जिस तरह का हुआ है, मस्जिदों का पूरा रूप रंग बदल गया है, वहाँ इस्लाम का पूरा रूप रंग बदल गया है। जो सूफी श्राइन्स हैं उन पे अब पहले की तरह भीड़ नहीं होती, या सूफी जो तरीके हैं उनको गैर इस्लामिक कहा जाता है। तो एक खास तरह का रेडिकलाइजेशन तो वहां पे हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन हुआ है, ये एक फैक्ट है। इसको भी अक्सर कश्मीर पे बोलते हुए कश्मीर के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं उन पर हम बात नहीं करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा जी कि कश्मीर पे दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ उनके अपने रेडिकलाइजेशन की, दूसरी तरफ यहाँ के रेडिकलाइजेशन की, एक तरफ आर्मी की, दूसरी तरफ उनके अपने आतंकवादियों की। वो दोहरी मार पड़ रही है, वहां की जनता बोल नहीं सकती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद ये बात खत्म करूंगा। जी जयपुर में 2 साथी आए थे जिनको हमने बुलाया था, कश्मीर पर एक सेशन रखा गया था, लिटरेचर फेस्टिवल, जो पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसमें। तो जब हमारे मित्र ने बोलना शुरू किया तो जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई रिकॉर्ड करने लगा, वो चुप हो गया और बोले रिकॉर्ड मत कीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड कश्मीर में पहुंच गया तो हमारी जान के लिए खतरा हो जाएगा। इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीरी जो सोच रहा है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको दोनों तरफ से खतरा है। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी उसके अंदर पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब ये सब कैसे होगा, ये वाकई ये इतना उलझा हुआ है कि पता नहीं कैसे सुलझेगा। सौम्या। अशोक जी, अभी आपने कहा कश्मीरी जो सोचता है उस पे, मैं ये जो कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग पूरे वक्त कश्मीर पे ही बात करते रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ी और भी बात करें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी अलग से सिर्फ कश्मीर पे बात कर लेंगे। ठीक है। तो आपकी जो कविताएं होती है, मैं मयंक को भी ये कह रही थी, 2 दिन से लगातार यही कह रही हूँ कि बहुत सिमिलैरिटी दिखती है एक तो मुझे मयंक और आपकी राइटिंग में। जो आप इमेजिन कर पाते हो, जैसे तारीफ है, अशोक भाई के लिए तारीफ नहीं है। एनीवेज तो आप जैसे आप रेफर करते हो सोनी सोरी को, इरोम शर्मिला को, या इन जनरल तो ये आप एज एक मेल गेज जो होती है, आप इस बारे में कैसे सोच पाते हो? एक विमेन की आइडेंटिटी के बारे में, उसके बारे में इतना संवेदनशील आप जब सोचते हो, आपको डर नहीं लगता कि कहीं वो सेंसिटिविटी हर्ट हो जाए और कहीं कुछ और बोल दिया जाए? कभी आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं बना एज अ मेल गेज? दरअसल जो मेरे जैसे प्रिविलेज्ड मेल हैं, इंडियन सोसाइटी में सवर्ण पुरुष, सवर्ण मिडिल क्लास पुरुष जो है वो सबसे प्रिविलेज है, वो अपने आप को सबसे ऊपर रख के देखता है। उसके सामने चुनौती ही यही होती है कि उसके आसपास जो ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो प्रिविलेज नहीं है, चाहे वो महिला की आइडेंटिटी हो, चाहे वो दलित की आइडेंटिटी हो, चाहे अल्पसंख्यक की आइडेंटिटी हो, या फिर कश्मीरी जैसी जो नेशनलिटीज हैं उनकी आइडेंटिटी हो, वो उसके साथ कैसे डील करता है। ईमानदारी से मैं बताऊं, इसी बात पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। हमारे देश का भविष्य खूबसूरत होगा कि नहीं होगा, ये किसी और पे नहीं निर्भर है। वो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, पंजाब, इन महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे जगहों के जो सवर्ण प्रिविलेज्ड युवा हैं, सवर्ण प्रिविलेज्ड पुरुष हैं, ये इनके अप्रोच पर डिपेंड करती है। और हम जानते हैं कि इनका अप्रोच अपनी जो ये आइडेंटिटीज है उनके लिए कितना गंदा है।
तो ऐसे में एक कवि के रूप में, एक राइटर के रूप में और एक मार्क्सिस्ट के रूप में भी मेरे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती ही है कि इन आइडेंटिटीज के साथ अपना संवाद किस तरह से स्थापित किया जाए। तो उस कोशिश में मतलब गलती हो जाने से तो मैं कभी नहीं डरता, एकदम गलती हो सकती है, और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूं कि मेरे आसपास अलग अलग आइडेंटिटीज के अलग अलग सोच समझ के इतने सारे दोस्त हैं कि गलती होती है तो तुरंत मुझे टोक देते हैं, और फिर मेरी कोशिश होती है मैं उसको सुधार सकूं। तो बस यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हो सकता है, किसी का भी यही प्रोसेस हो सकता है कि गलतियां करे, जानबूझ के नहीं, जो अनजाने में गलतियां हो जाए उनके लिए वो बर्दाश्त करे कि तुमने गलत किया है और उसको फिर सुधारने की कोशिश करे। एज अ राइटर, एज अ मनुष्य, दोनों मुझे लगता है कि यही प्रक्रिया हो सकती है। बहुत सारा क्या बात कही अशोक भाई, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया दिखता है कविताओं में, जहाँ बचपन बीता जिन जगहों पे, जिन इलाकों में। बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें वो नॉस्टैल्जिया आता है, जो न केवल जॉर्गन और जो शब्द हैं वो वहाँ से आते हैं। बहुत सारी कविताओं में जो मेटाफर्स हैं, जो रूपक हैं या जो प्रतीक हैं, वो भी उन इलाकों से आते हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे, बचपन और नॉस्टैल्जिया? चाहे वो अभी जाना मयंक जिंदगी में जो छूट जाता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूं। मतलब हम लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार के युवा हैं, युवा थे कभी, तुम युवा अभी हो, मैं था। आप भी हैं। अगर आप राजनीति में होते तो अभी आप 10 साल और युवा रहते। हम लोग संयोग से मैं नहीं हूँ, तो हम लोग साथ छूट जाता है जी। हम कभी नहीं चाहते थे अपने घरों को छोड़ना, हम बार बार लौट के जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी नौकरियां, हमारा जीवन हमसे छुड़ा देता है। जो पूरा विकास ऐसा हुआ, असमान विकास हुआ, जिसमें सारे रोजगार और सारी सुविधाएं दिल्ली और ऐसे मेट्रोपॉलिटन्स में लाके रख दी गई और हमारे जो इलाके थे वो हमसे छुड़ा दिए गए। उसमें एक दोहरी प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया तो ये होती है कि मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हुए भी हम इनसे ठीक से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया। इसको मेट्रोपॉलिटन में पैदा हुआ कोई ये कह सकता है कि हमारे पास तो कोई घर था ही नहीं, उसका अपना तर्क है और बिल्कुल सही तर्क है। हमारे जैसों के साथ ये है कि इन मेट्रोपॉलिटन्स ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी, लेकिन हमारा घर छीन। तो जाहिर है उस घर को बनाए रखने की जगह कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ स्मृतियों में। और स्मृतियों को सबसे खूबसूरत कहाँ उपयोग किया जा सकता है? साहित्य में, कविताओं में, कहानी में, भाषा में। तो वो मेरी कोशिश होती है, कश्मीरनामा तक में भोजपुरी मुहावरे मैंने यूज किए हैं, और वो नेचुरल प्रोसेस में आते हैं। मतलब जो हम बने हैं ना, 12 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र तक जो हम बने हैं, जिस मिट्टी से गढ़े गए हैं, उसको निकाल के आप कहाँ से फेंक देंगे? आप चाहे अपना उच्चारण कुशीनगर आता है उनमें, फैजाबाद आता है उनमें, कुशीनगर आता है, गोरखपुर आता है उन कविताओं में आपकी। अब दुर्भाग्य से हमारे समय की बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं भी वहां घटी, तो उनके मानी बदल गया। फैजाबाद मेरे लिए तो मेरी मौसी का घर था, लेकिन अब जानते हो वो बाबरी मस्जिद की शहादत का घर है। जी, कविता आपकी जो थी, तुम भी कब तक खैर मनाते हैं फैजाबाद, बिल्कुल ये कविता थी। और तो अच्छा, ये जो ये दो सवाल एक ही में है, पर दूसरा सवाल में आप विस्तार कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। पहला सवाल ये है कि कश्मीर पे किताब हो गई थी तो कश्मीरी पंडितों पे अलग से किताब क्यों? ये एक सवाल होगा बहुत सारे लोगों का। दूसरा ये कि इसमें दो तरह के लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग। एक को लगेगा कि भाई कम्युनिस्ट क्यों किताब लिख रहा है, और जो दूसरे वाले हैं उनको लगेगा कि इस पर अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी राइट विंग कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा जो आने वाली किताब है, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों किताबें, इनके पीछे की वजह क्या है, क्यों लगा कि ये लिखनी चाहिए? देखो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। एक लोकेशन में जो बहुसंख्यक है, दूसरे लोकेशन में वो अल्पसंख्यक है। और मैं या कोई भी सामाजिक न्याय चाहने वाला व्यक्ति हर जगह अल्पसंख्यक के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखता भी। तो कश्मीरी पंडितों को देखने का मेरा सिर्फ एक ही नजरिया नहीं है कि वो ब्राह्मण हैं या वो बड़े पढ़े लिखे वगैरह वगैरह। मेरे लिए एक बहुत मजेदार ये प्रोसेस था, जिसमें कश्मीर के अंदर वो एक माइनॉरिटी होते हैं। जब कश्मीर आजाद होता है तो एज अ कश्मीरी वो माइनॉरिटी है, लेकिन एज एन इंडियन वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिस्सा है। तो ये जो दोनों के बीच का द्वंद्व है कि एज कंट्री लेवल पे आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिस्सा हो, दिल्ली में आके आप मेजॉरिटी हो जाते हो, मेजॉरिटी का हिस्सा हो जाते हो, लेकिन श्रीनगर में रहते हुए आप माइनॉरिटी का हिस्सा हो। फिर जो आप देखते हैं कि 90s में जो उनका एक्सोडस हुआ, उसके बाद वो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी बन जाते, और ऐसी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी बन जाते हैं जिनके अस्तित्व पर ही खतरा है।
जब कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे कश्मीरी पंडितों पे मैं बात करता हूँ, तो देखो कश्मीरी के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो बात नहीं करता, बाइट देता है, क्योंकि इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि उससे जब आप बात करो तो तुरंत करना हो जाएगा। तो लेकिन जब ये बाइट वाला टाइम खत्म हो जाता है, 2-3-4 मुलाकातें हो जाती हैं, वो समझ जाता है कि ये बंदा हेडलाइन ढूंढने नहीं आया हुआ है, और फिर जब वो कहीं बैठता है अपने घर पे खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए या टहलते हुए, जब वो बात करता है तो उसका सबसे बड़ा दर्द जानते हो क्या निकल के आता है, जो कि असली दर्द है, जिस दर्द में कोई नाटक नहीं है, कोई बाइट नहीं है, कि एज अ कम्युनिटी वो खत्म हो रहे हैं। जो बाहर निकल के आए उनके लिए रीति रिवाज निभाना मुश्किल हो रहा है। अब ये प्रोग्रेसिव लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उस पंडित के हिसाब से सोचो कि लड़कियां बाहर शादी कर रही हैं, लड़के बाहर शादी कर रहे हैं, छोटी सी कम्युनिटी है, भाषा जो सबसे बड़ी चीज है कश्मीरी, आने वाली पीढ़ियां वो भाषा भूल रही हैं, तो उसको अपने एग्जिस्टेंस का खतरा महसूस होता है। वो कहता है कि 25 साल 30 साल 50 साल बाद कश्मीरी पंडित पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी। और इस बात को आप याद रखिए कि माइनॉरिटी होते हुए कश्मीरी पंडित अपने पहचान को लेकर बहुत गुरूर से भरा हुआ था, हमेशा से। वो बहुत विशिष्ट मानता है अपने आप को। वो यूपी बिहार के पंडितों को अपने सामने कुछ नहीं मानता है, वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं मानता है। मतलब एक नस्ल के रूप में आप कह लीजिए, वो अपने आप को बहुत विशिष्ट मानता है। और इस विशिष्टता में सिर्फ अहंकार नहीं है, इस विशिष्टता में मतलब उसके लिए शब्द ढूंढना मुश्किल है। वो बड़ा मजेदार है, बड़ा प्यारा है। इसमें बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकली फैक्ट भी हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के परिवार को फर्रुख सियर मुगल बादशाह ने दरबार में स्कॉलर्स के तौर पे ही बुलाया। या लखनऊ में हमारे शहर में एक मोहल्ला है पूरा जिसका नाम कश्मीरी मोहल्ला है, और वो इसलिए है क्योंकि जो नवाबों के दरबार में स्कॉलर्स बुलाए गए थे कश्मीरी पंडित, वो वहां पर आके बसे थे। उसका तो देखो कश्मीरी जब बल्कि कश्मीरी पंडित वाली किताब में इसका बहुत, इस पूरे प्रोसेस का मैंने बहुत डिटेलिंग की है। कश्मीरी जब मुस्लिम शासन वहां पर आया तो उन्होंने जब उनको मौका मिला तो फारसी सीखी, ठीक है। तो फारसी आती थी उनको, संस्कृत उनको आती थी, और उनके पास एक ही काम था, उनका पेशा ही एक था, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए वो परफेक्ट थे। इसीलिए तुम देखते हो कि मुगल शासन का जब ढलान वाला पीरियड था, जब वहां नौकरियां नहीं थी, तो वो पूरे देश में फैल जाते हैं। लखनऊ में मोहल्ला तुम बता रहे हो, है ही जानता हूं मैं, कानपुर में मोहल्ला है उनका, पूरे देश में वो फैले हुए हैं। राजस्थान में बहुत सारे, जितने राजस्थान में प्रिंसिपैलिटीज थी वहां उनको नौकरियां मिली, मुगल दरबार में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली, तो वो पूरे देश में फैले। वो अपनी योग्यता के बल पे ही फैले। उसके पहले अफगानिस्तान में ले लो, लाहौर दरबार में वो भरे पड़े हुए थे। तो वो उनका अपना एक इतिहास है, अपना एक पूरा का पूरा कल्चर है, और वो कल्चर जो है वो कश्मीरी कल्चर है। वो कश्मीर में रहकर ही हो सकता है, वो दिल्ली में रहकर नहीं हो सकता है। वो गंगा नहीं आते थे पूजने के लिए, उनके लिए वहीं तो उनकी अपनी गंगा थी। उनकी शिवरात्रि जो थी वो हेरात है, जो हर मानव शिव और रात हर रात से बनी है। और उनकी शिवरात्रि में तो नॉनवेज भी होता है। उनकी अपनी परंपराएं हैं। वो दशहरा नहीं मनाते, दिवाली उनके लिए इतना बड़ा त्योहार नहीं है, होली उनके लिए त्योहार ही नहीं है। तो उनकी अपनी परंपराएं, हिंदू धर्म के अंदर होते हुए भी उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, और वो संस्कृति सूफी परंपरा से भी उसमें बहुत कुछ आया था, उसमें बौद्ध परंपरा से भी बहुत कुछ आया था, और इवोल्यूशन के साथ जिन मुसलमानों के साथ वो रह रहे थे, उनके साथ रहते रहते भी बहुत कुछ आया था। उस रूप में अपना उनका एक पूरा कल्चर था। और जिस तरह से बाहर उनको निकलना पड़ा, जिस तरह से वो कश्मीर के अंदर एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी बन गए, जिस तरह से वो जम्मू के अंदर एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, दिल्ली के अंदर हर जगह वो सिर्फ एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, कोई उनकी अपनी जमीन नहीं है, अपनी जगह नहीं है, वो उनके सामने एक अलग तरह का संकट पैदा करता है। राजनीतिक विवादों से हुआ क्या है कि हम उनको भी, चूंकि उनका एक हिस्सा बहुत दक्षिणपंथी हो गया है, तो कश्मीरी पंडित नाम में आते ही हम ऐसे सोचते हैं जैसे हम किसी दक्षिणपंथी के बारे में बात करें। लेकिन वो जीते जागते मनुष्य हैं, वो सिर्फ पनुन कश्मीर नहीं है। वो हैं जो, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको, जो आज भी एक कमरे के क्वार्टर में जम्मू में रह रहे हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 800 परिवार मैंने बताया, जो कश्मीर घाटी में अब भी रह रहे हैं। पूरे गांव में एक हिंदू परिवार है, लेकिन वो रह रहे हैं और वहां की संस्कृति को जी रहे हैं। उनमें ऐसे हैं जो वाकई लौट कर जाना चाहते हैं। मैं एक ऐसी माँ का किस्सा जानता हूं, मेरी एक मित्र है, वो बताती हैं कि जो आखिरी दौर में सारी स्मृतियां उनकी गायब हो गई थी, उनको ऐसा लगता था कि वो भी अभी भी कश्मीर में है, और वो उसी तस्वुर में मर गई। वो अपने हिसाब से वो कश्मीर के अंदर मरी थी, जबकि उनको 90 के बाद कभी कश्मीर में जाने को मिला नहीं। तो वो जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो जो पर्सनल, इसलिए कश्मीरी पंडित किताब में तुम देखोगे कि मैंने ढेर सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों से मिला, 5 बार मैं गया वहां पर अलग अलग तरह के लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वो किताब जो थी वो प्योर एकेडमिक काम नहीं है।
वो एक चूंकि नेशनैलिटी, एक वो रेस के बारे में मैं लिख रहा था, कश्मीरी पंडित समाज के बारे में लिख रहा था, तो उसके लिए मैं बार बार उनके घरों में गया, उनके घरों में रुका, उनकी रसोइयां देखी, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, और बाइट वाले फॉर्म से बाहर निकालकर उनसे मैंने बात की, तब जाकर वो किताब निकल गई। तो ये मतलब, और दूसरी बात कि कश्मीर के पूरे इतिहास में कश्मीरी पंडितों पर लिखते हुए भी मुझे हमेशा से लगा था कि नहीं, इस नजरिए से एक बार इतिहास को दोबारा से देखा जाना चाहिए। तो इट वाज लाइक कि रिविजिट किया मैंने कश्मीरी पंडितों के नजरिए से इतिहास को, और मजा आया मुझे, और पाठकों को भी मजा आया। 1 महीने के अंदर इसका 3रा संस्करण आ गया था, और क्या चाहिए था। अगर कोरोना नहीं आया होता तो मैं सेफली सोच सकता हूँ कि इस समय शायद 5वां संस्करण होता उसका। अगली किताब के बारे में मैंने कहा कि अगली किताब गांधी पर आप लिख रहे हैं। उसने गांधी को क्यों मारा, मेरी किताब का नाम है। और जब मैंने शुरू किया था, किसने नहीं, ये मैं सिर्फ ये गोडसे से सवाल नहीं है, बहुत साफ मैं बताऊं कि ये सवाल सिर्फ गोडसे से नहीं है, क्योंकि गोडसे ने अकेले गांधी को नहीं मारा था, एक पूरी आइडियोलॉजी ने, एक पूरे विचार ने गांधी की हत्या की। और तुम पता है कि मैं सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव हूँ, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी खूब एक्टिव हूँ। तो लगातार जिस तरह से गांधी के बारे में लिखा जा रहा था, और जिस तरह से गांधी को लगातार अपमानित करने की और एक तरह का मूल्य बनाने की कि गांधी की हत्या हुई तो अच्छा ही हुआ, ये कोशिश की जा रही थी। गांधी को मैंने कभी ढंग से पढ़ा नहीं था, 2-4 किताबें पढ़ ली, प्रयोग वगैरह पढ़ ली, और मुझे लगता था ठीक है यार, ऐसे ही है। तो मैंने सिर्फ सोचा ये था, इस बार भी कश्मीर नामा वाला ही मामला है, सोचा ये था कि नाथूराम गोडसे ने अदालत के अंदर गांधी के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। और मैंने बात भी यही की थी कि 100 से 125 पेज में ये किताब निपट जाएगी, क्योंकि पतली सी किताब होगी, जवाब भी कितना देना है। लेकिन फिर वही हुआ कि जब मैंने कहा थोड़ा सा गांधीवाद तो देना ही पड़ेगा। तो जब गांधी को पढ़ना शुरू किया तो 98 वालों गांधी के अपने, और मुझे लगता है कि लगभग 100 किताबें और गांधी के ऊपर। और मतलब बाइबल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी पर लिखा गया है तो गांधी पर लिखा गया है। जी। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने मुझे चेताया था कि इतना आसान काम नहीं है, तुम डूबोगे गांधी में तो डूबते चले जाओगे। तब मुझे लगा था अरे ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि अनुभव से कह रहे थे। तो मजा आया। हालांकि उसमें इतना टाइम नहीं मुझे लगा है, लगभग साल भर ही लगा है इसको करने में। मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर ये किताब मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मजा आया जम के पढ़ा गांधी को। बहुत सारी इसका मतलब ये है, आप जो कह रहे थे, इसका एक मतलब हम लोग ये निकालें कि बहुत कुछ ऐसा उस किताब में होने वाला है जो एक तो उसके पहले नहीं था, दूसरा उसको लिखने का जोखिम लिया गया एक तरह का, तीसरा उसको लिखे जाने का जोखिम लिया जाना चाहिए था, और चौथा कि बहुत विवाद होने वाला है किताब पे। मतलब आखिरी वाला मैं नहीं जानता, और मैं चाहता भी नहीं। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी किताब पर विवाद हो। मैं चाहता हूँ कि लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लोग चाहते हैं उससे किताबों का बिकना बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ किताब पढ़ा जाए, और विवाद कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जितना कुछ मैं लिख रहा हूँ वही जो मेरा तरीका है कि बिना रेफरेंस के मैं एक शब्द नहीं लिख रहा हूँ। अपनी तरफ से मेरे जजमेंट्स नहीं है, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ मैं रेफरेंस के साथ लिख रहा हूँ। देखो, नए वाले पे मैं बात करूंगा कि गांधी के बारे में नया कुछ कह पाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि गांधी हत्या से को लेकर जितने भी दस्तावेज हो सकते थे, वो सारे दस्तावेज मैंने हासिल किए हैं, चाहे वो गांधी हत्या के आर्काइव हो, चाहे वो कपूर कमीशन की रिपोर्ट हो। मैंने बताया कि गांधी के आसपास जितने लोग थे, उन्होंने जितनी डायरी जो समय लिखी है और बाकी सारी चीजें लिखी हैं, वो तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं इकट्ठा कर सकता था। कोर्ट केस जो पूरा गांधी का चला है, उस कोर्ट केस के जो गवाहों की गवाहियां हैं, जो वकीलों ने सवाल पूछे हैं, वो पूरे कोर्ट केस की डिटेल्स मेरे पास दिल्ली लाल किले वाले की भी है, और लाहौर कोर्ट में जो चला था लाहौर कोर्ट की भी है। तो ये जितना इस्तेमाल, और इसमें से बहुत सारा कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर, या उसको निकाल। देखो, गांधी हत्या के साथ भी होती है कि सारी कोशिश ये साबित करने पर लगा दी जाती है कि आरएसएस ने हत्या की, और ये अपने आप में एक अजीब सी बात है, या अपने आप में एक मतलब चीज को घुमा देती। यहां भी आपको गांधी हत्या के पूरे प्रोसेस में घुसने की जगह आपको ब्लैक एंड व्हाइट खड़ा करना पड़ता है। या फिर क्या होता है, कोई शुरू करता है कि नहीं पटेल जिम्मेदार थे, तो वो सब कुछ ऐसा लाके डाल देगा कि पटेल को जिम्मेदार सब ठहरा देगा। अब इतना सारा जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं तो समंदर है, इसमें आप डूबिए, जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा लेके निकाल लीजिए। किसी को नेहरू को जिम्मेदार, मेरे पास ऐसी किताब है जिसमें नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के मैंने शुरू किया था। मैं व्यक्तिगत तौर पे नेहरू की भी, गांधी की भी, सरदार पटेल की भी खूब सारी इज्जत करता हूँ और नहीं भी करता हूँ।
मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा, आज भी कांग्रेसी नहीं हूं, तो इनको लेके कोई बहुत अतिरेक वाला जो सम्मान होता है वो मेरे मन में नहीं है। ना मेरी जिम्मेदारी है, ना मुझे गांधी परिवार ने पैसे दिए हैं कि मेरे पुरखों को बचाओ, ना पटेल परिवार ने दिए हैं, ना देसाई परिवार ने दिए हैं। यहाँ पे मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि जो फैक्ट्स हैं उनको लाके मैं सामने रखूं और लोगों को जज करने दूं कि जिम्मेदारियां कहाँ कैसे कैसे साबित की जा सकती हैं। और उसमें कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने मेरी मदद की। जो आर्काइव्स हैं उनमें जो उस समय पत्राचार चला है, उस पत्राचार को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था। पहले के लोग टाइप कम करते थे, हाथ से ज्यादा लिखते थे, वो राइटिंग पढ़नी बड़ी मुश्किल थी। अब पुराने हो गए हैं कागज, लेकिन पढ़ी है, कोशिश की है। मुझे लगता है हिंदी के पाठकों को मजा आएगा। सौम्या, आपका सवाल? हाँ, मेरी तरफ से तो आखिरी सवाल है। मेरे पास उसके बाद दो बहुत जरूरी सवाल है। एक घंटे से ऊपर हो चुके हम लोग कोई बात नहीं। अगर आपको बात करने में समस्या नहीं, दर्शक हैं खूब सारे और उनके भी सवाल आ रहे हैं, मैं एक आध सवाल उसमें से पूछूंगा आपसे। एकदम। सो अक्षोक जी, आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने बोला कि जो मध्यम वर्गीय सवर्ण जो मेल है उसका जो अप्रोच होगा माइनॉरिटी आइडेंटिटीज या किसी भी तरह की मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज के साथ, वो कैसे डील करेगा इज डिपेंड्स ऑन द, ये फ्यूचर है हमारे देश का, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या कहीं ना कहीं लैक ऑफ आइडेंटिटी भी है क्या एक इस सवर्ण, क्योंकि क्या कहीं उसकी सांस्कृतिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज के लेवल पे आइडेंटिटी, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी, जातिवाद की आइडेंटिटी, क्या कहीं पे वो किसी चीज से जूझ रहा है, इसलिए इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें, आप जैसे बार बार कश्मीर के बारे में बोलते, मैं सॉरी वापस रिपीट कर रही हूँ कश्मीर वाली बात, बट आप बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है, ही इज नॉट जस्ट अ पंडित, वो कश्मीरी पंडित है, वो अपनी कश्मीरियत में एक प्राइड लेता है। तो ये जो हिंदी हार्टलैंड में जो है, ये किस चीज में प्राइड नहीं ले पा रहे हैं क्या उनकी खुद की? क्योंकि मगही है, भोजपुरी है, ब्रिज भाषा है उनके पास, राजस्थान में इतने सारे फोक ट्रेडिशंस हैं, कितनी सारी चीजें हैं, वहां पे प्राइड लेने की बजाय उसकी प्राइड हमेशा ये कश्मीर के मुद्दे में या फिर जो सेसेशन मूवमेंट है आपका साउथ की तरफ, उसमें क्यों जाता रहता है? क्यों अपनी इसमें नहीं ले पाते हैं? ये बहुत बेहद शानदार और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। वो दरअसल दो चीजें हैं। एक तो अपनी इन सारी आइडेंटिटीज को वो बहुत विलिंगली और खुशी के साथ नेशनल आइडेंटिटी, जो उसकी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी है, उसके सामने हो चुका है। भोजपुरी उसे नहीं बोलनी है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे हिंदी बोलना है। और उसे हिंदी भी दरअसल नहीं बोलनी है, उसे अंग्रेजी बोलना है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो सत्ता की भाषा है। उसको ऐसे ही राजस्थानी भी नहीं बोलनी है। वो जो ही दिल्ली आता है या वहां से बाहर जाता है या पब्लिक में जाता है, तो वो अपनी इन सारी आइडेंटिटीज को बड़े आराम से समझौता कर लेता है। तो आइडेंटिटी का संकट हो या ना हो, मैं आइडेंटिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों को मतलब आखिरी बात की तरह ना लिया जाए, इसमें कोई भी अपने संशोधन लगा सकता है। जो मेरी समझ है वो मैं रख रहा हूँ कि आइडेंटिटी का संकट हो ना हो, लेकिन 47 के बाद जो एसिमिलेट करके सबको एक आइडेंटिटी बनी, जो हिंदी वाली आइडेंटिटी बनी, उसमें ये जरूर हुआ कि आपकी जो बहुत निजी आइडेंटिटीज थी वो गायब हो गई, जो इस तरह की जिनकी आप बात कर रहे हो। अब आप देखो, राजस्थान की जो भाषा बनाई गई वो हिंदी बनाई गई। अब राजस्थान में जो बोला जाता है, जो मारवाड़ी बोली जाती है या बाकी भाषाएं जो वहां पर है, उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं कोई हिंदी का शास्त्रीय विद्वान नहीं हूं, लेकिन एकदम आम अगर आप देखेंगे तो वो भाषा और हिंदी जो है वो जमीन आसमान की दूरी है उनके बीच में। वो उतनी ही दूरी है जितनी मराठी और हिंदी की है, जितनी गुजराती और हिंदी की है। तो बाकी भाषाओं ने तो लिंग्विस्टिक तरीके से अपने राज्य बनाए, लिंग्विस्टिक तरीके से अपनी पहचान बनाई, लेकिन ये जो हिंदी हार्टलैंड सो कॉल्ड है या काऊ बेल्ट या जो भी आप कहना चाहो, इसने अपनी पहचानों की आहुति देकर एक राष्ट्रीय पहचान से खुद को जोड़ा, जहां वो सब अजनबी थे और जिस पर सबका कब्जा था। पहला तो ये मामला है। दूसरा, दरअसल ये अपने प्रिविलेज से लड़ रहा है। ये टाइम में बार बार कहता हूं कि सांप्रदायिकता तो एक ठीक है चीज है, लेकिन सच्चाई है कि ये सवर्ण भारतीय पुरुष के अपना जो वर्चस्व है, अपनी जो हेजिमोनी है, उसकी ये आखिरी लड़ाई। वो लड़ रहा है, वो दलितों से भी लड़ रहा है, वो पिछड़ों से भी लड़ रहा है, वो महिलाओं से भी लड़ रहा है, वो मुसलमानों से भी लड़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है, और हुआ है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारा विकास हुआ उसमें ये सब आ गया है और तमाम सारी रूढ़ियां टूट गई। आज दलित बच्चे टॉप कर रहे हैं, IAS टॉप कर रहे हैं, PCS टॉप कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज टॉप कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों ने सैकड़ों सालों से एक ये रूढ़ी बनाई थी कि दलित और पिछड़े पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके सामने धराशायी।
उनके घर का बच्चा हो सकता है कि 3rd डिवीजन पास हो सकता है, टॉप भी कर रहा। समझ में ये आया कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, इसका ब्राह्मण और क्षत्रिय होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परंपरा में आपको पढ़ाई मिली हुई थी और उनके बाप जो है वो घास छील रहे थे, उनको पढ़ने आप नहीं दे रहे थे, उनको आपने दबा के रखा था, इसलिए आपका वर्चस्व पढ़ाई लिखाई पर दिखाई दे रहा था। जो ही वो थोड़ा सा छूटा है, अभी पूरी तरह से नहीं छूटा है और उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, तो उन्होंने साबित किया है कि वो आपसे कम नहीं, एक वर्चस्व ये टूटा। औरतें घरों के बाहर आई, नौकरियां कर रही हैं, आपके ऑफिस में औरत आपकी बॉस है या आपकी कलीग है या आपसे एक ओहदा नीचे है लेकिन आपकी गुंडई बर्दाश्त नहीं कर रही है। ट्रेन में उसके पास आपके बराबर की सीट है, प्लेन में उसके पास आपके बराबर की सीट है, तो आप क्या करते हैं? उसको ये एहसास कराने के लिए कि वो कमतर सेक्स है, वो थोड़ा सा आपसे कम है, आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। कभी आप सफल हो जाते हैं, कभी आपको जूते पड़ जाते हैं। फिर एक पुलिस व्यवस्था है जहां उसके पक्ष में कानून है, दलित के पक्ष में कानून है। तो जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बना हुआ ये कि जो हमारे ये अनप्रिविलेज जो हमारी आइडेंटिटीज थी उनको अधिकार मिले, उनको पार मिले, और वो पार जो थे वो इस प्रिविलेज जो आइडेंटिटी है सवर्ण पुरुषों की, जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास सवर्ण पुरुषों की, उनको लगा कि हमारा प्रिविलेज छीना। तो जब उनको एक ये बहाना मिला राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उनको बहाना मिला, तो उसके सहारे में उसमें उन्होंने अपना सहारा ढूंढा और उसके आड़ में से ये सबके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जिनको आजकल भक्त कहा जाता है, आप देखिए, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमेशा जो है पैकेज में आता है। आप उनको उठा के देख लीजिए, वो जेनोफोबिक भी होंगे, वो मिसोजिनिक भी होंगे, महिलाओं के खिलाफ भी होंगे, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी होंगे, वो दलितों के खिलाफ भी होंगे, वो पिछड़ों के खिलाफ भी होंगे, वो कालों के खिलाफ भी होंगे, वो साउथ इंडियंस के खिलाफ भी होंगे, वो नॉर्थ ईस्ट वालों को चिंकी भी कह रहे होंगे, वो कश्मीर में जाके शादी करने और जमीन कब्जा करने की भी बात कर रहे होंगे। यानी उनको वर्षों से जो उनके अंदर ये फीलिंग भरी गई थी कि तुम ही श्रेष्ठ हो और वीर भोग्या वसुंधरा, चूंकि तुम श्रेष्ठ हो इसलिए सारी दुनिया में जितनी खूबसूरत चीजें हैं सब पर तुम्हारा अधिकार है। आजादी के 50-60 सालों में उनको समझ में आया इस डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में कि हमारी अगर वो जो प्रिविलेज हमारी मेंटेन नहीं की गई होती तो हमारी औकात 4 कौड़ी की नहीं। समाज का जो पूरा हिस्सा है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, वो सब उतने ही और कई बार उससे अधिक टैलेंटेड, क्योंकि ये जितने आते हैं ना, ये अपने कल्चरल बेस के साथ आते हैं, आधार है इनके पास, ये अपनी आइडेंटिटीज के साथ आते हैं, उन आइडेंटिटीज को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनके पास कल्चरल कैपिटल है। जो मध्यवर्गीय हिंदी हार्टलैंड का युवा है उसके पास कल्चरल कैपिटल 0 है। उसको अपने लोकगीत नहीं पता, उसको अपने खेतों के बारे में नहीं पता, उसको अपनी फसलों के बारे में नहीं पता, उसको अपने व्यंजनों के बारे में नहीं पता। पूरा कल्चरल कैपिटल साफ कर दिया उसने अपना खुद से। और जबकि बाकी जो आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो अपने कल्चरल कैपिटल के साथ आ रहे हैं और उनके अंदर वो झील है। एक लड़की जब किसी नौकरी में आती है तो उसके लिए नौकरी जो होती है सिर्फ पैसा कमाने का मामला नहीं होता, वो खुद को प्रूव करना होता है कि मैं बराबर हूँ। तो उसके अंदर जो झील होती है, एक दलित जब आता है एकदम गरीब घर से जब आता है और आईएएस अफसर बनता है, तो उसके पास जो सर्वाइवल के लिए जो इंस्टिंक्ट होती है, जो झील होती है, उसकी तुलना आप किसी से नहीं। इन सब के सामने वो अपने आप को कमजोर, अपने आप को परेशान, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी पूरी ताकत लेकर कूद पड़ा है और इस बार इसका हारना बहुत जरूरी है ताकि ये बचा रहे, ये मनुष्य बना रहे। अगर ये नहीं हारा तो ये अपने आप को मार के खत्म कर लेगा। क्या बात है। मैं हाँ, क्योंकि मैं वो हम लोग अंत की ओर ही जाएंगे, पर लगातार लोग देख रहे हैं। आप जो कह रहे थे कि लोग चले जाएंगे, लगातार लोग देख रहे हैं और ढेर सारे लोग देख रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं। सलाम और शुक्रिया। तो सवाल भी आ रहे हैं लोगों के। मेरा सवाल अब जो इसके अगला है वो, मैं सवाल नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए सवाल अगर लोगों मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तो एक तो हमारे दोस्त जो है पुराने, शकील खान साहब, एक सवाल उन्होंने किया और ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। ये मैं सोच रहा था कि ये सवाल मैंने क्यों नहीं सोचा सवाल तैयार करते टाइम। वो पूछ रहे हैं कि कश्मीर की जो आबादी है उसमें से एक बड़ी आबादी है जो कश्मीरी आबादी के हिसाब से नो डाउट तीसरी बड़ी आबादी बुद्धिस्ट, बौद्ध, जो बड़े भूभाग में रहते थे। अब भले ही लद्दाख को आपने अलग कर दिया, पर कश्मीर गढ़ रहा है मॉन्स्ट्रीज से लेके, मतलब ऐसी मॉन्स्ट्रीज तक की बात रही है जो किवदंतियों में जो क्या कहते हैं वो ईसा मसीह तक को जोड़ दिया गया तमाम किताबों में।
तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो तीसरी आबादी, आपने कश्मीरी पंडितों पे लिख दिया, कश्मीर पे लिख दिया, कश्मीरनामा लिख दिया, अब क्या कश्मीर के जो बौद्ध हैं उन पर भी कोई किताब लिखने का इरादा है आपका, जिससे हमको कश्मीर में बुद्धिज्म और वहाँ जो बौद्ध है, जो उनकी संस्कृति है, उसका इतिहास भी मिल जाए पढ़ने को हिंदी में? पहली बात तो ये हिंदी वाला लालची हो रहा है, अच्छी बात है, दरिद्रता दूर करना चाहता है अपनी। पहली बात तो ये कि कश्मीरनामा कश्मीरी मुसलमानों पर लिखी हुई किताब नहीं थी, वो पूरे कश्मीर पर लिखी हुई किताब है। और दूसरा ये कि कश्मीर के बुद्धिज्म इन कश्मीर पर कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं जिनका मैंने रेफरेंस अपने यहाँ दिया भी है। तो मैं तो कोई किताब नहीं लिखने वाला, बहुत साफ बता रहा हूँ, बुद्धिज्म की मुझे समझ नहीं है और फिलहाल मैं इस मूड में नहीं हूँ, लेकिन ऐसी किसी किताब का अनुवाद करने या कराने की कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि मुझे तो ये देख के खुशी हो रही है, हिंदी वाला जब लालची होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि साहित्य को लेकर, किताब को लेकर लालची। अरे मेरे जैसे लेखक की ना बाछे जो होती है, वो जो राज दरबारी में लिखते हैं कि जहाँ कहीं भी होती है खिल जाती है। हिंदी का पाठक कविता कहानी से अलग कुछ मांगता है, कविता कहानी से अलग मांगे और खरीदने को तैयार हो। खरीदता तो वो मांगता है कविता, पर खरीदता नहीं है कविता। तो मेरे जो दो सवाल मैं कह सकता हूँ मेरी कश्मीरनामा के बारे में, कश्मीरी पंडित के बारे में, कि लोगों ने अच्छा खासा पैसा खर्च करके खरीदी है भाई। 400-500 रुपए की किताब है, कोई सस्ती 625 रुपए की कश्मीरनामा है, 400 रुपए की कश्मीरी पंडित है, लोगों ने खरीदी है बिल्कुल, और कई कॉपीज खरीदी हैं, ये मुझे पता है। हमारे एक मित्र ने जब वो किताब मंगाई और मुझे बताया फोन करके, मैंने मंगा लिया, तो मैंने कहा अब तो डिस्काउंट वाला ऑफर खत्म हो गया था, तुमने किताब मंगाई है क्या? तो जो शुरुआत में ऑफर था जब, तो मैंने कहा तो वो बोला हाँ मैंने अभी मंगाई है। तो मैं इधर, ये खैर खुशी की बात है, पर उसकी एक शर्त ये भी है कि ऐसी किताबें भी आती रहे। हमने दरिद्रता केवल पाठक के एंड पे नहीं है, वहाँ है, पर दरिद्रता मुझे लगता है कि दोनों एंड पर उतनी ही है, नया लिखा जाना भी उतना ही जरूरी है, जो लोग इंटरेस्ट लें। पर अब मेरे जो दो निजी सवाल है, इसमें एक सवाल हालांकि और आया है, मैं ये सवाल आपको बताता हूँ पढ़ के। ये आनंद श्रेष्ठ का सवाल है। ये कह रहे हैं कि सवर्ण अवर्ण, ये जो आपने आखिरी जो सौम्या से आपका कन्वर्सेशन था अभी, उस पर है कि सवर्ण अवर्ण को, अवर्ण की समानता के लिए हम जो कई बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो करते हैं, जैसे लोहिया ने की थी, तो क्या इससे कहीं हम एक वर्चस्व खत्म करते करते दूसरा वर्चस्व तो स्थापित नहीं करने लगते हैं? क्या इससे हमको बचना चाहिए? ये सवाल जो है वो आनंद श्रेष्ठ जी का सवाल है। हो गया? जी बस इतना ही है। अब इस डर से कि एक वर्चस्व खत्म ना हो जाए, एक वर्चस्व खत्म होकर दूसरा वर्चस्व ना हो जाए, वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई ना लड़ी जाए, ये भी तो सोचने की बात है ना। देखिए, चाहे लोहिया की लड़ाई हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परफेक्ट लड़ाइयां हैं, इनमें खामियां हैं, बिल्कुल होंगी। दुनिया की कौन सी ऐसी लड़ाई है, चाहे वो हमारी आजादी की लड़ाई हो, चाहे रशिया के रिवॉल्यूशन की लड़ाई हो, कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें खामियां नहीं है? बात बड़ी ये है कि इन्होंने जो सवाल उठाया वो बेहद महत्वपूर्ण थे। जब अंबेडकर ने सवाल उठाए दलितों के अधिकार के, तो वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल थे और उनके पहले उस तरह से नहीं उठ रहे थे। जब पिछड़ा पाए 100 में 60 की बात की लोहिया ने, तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल था। एक बड़ी सामाजिक आबादी की उन्होंने बात की थी, जिस आबादी के बारे में पहले बात नहीं हो रही थी। तो वो सवाल उन्होंने खड़े कर दिए, अपने संघर्ष उन्होंने लड़ लिए। अब उस संघर्ष को कैसे आप और अधिक समतावादी बनाओगे, कैसे आप उस संघर्ष को एक वर्चस्व की जगह दूसरे वर्चस्व की स्थापना की जगह वर्चस्वों की भूमिका की स्थापना के लिए उपयोग करोगे, ये तो आपका काम है। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एक वर्चस्व की जगह दूसरा वर्चस्व कब होगा? जब आप अपने वर्चस्व को बनाने के लिए जान की लड़ाई लगाएंगे, जब आप ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि आपने अन्याय किया है, तो सामने वाला जीतेगा तो आपको पैर के नीचे दबाएगा। तैयार रहिए उसके लिए। अगर आप उस लड़ाई में खुद शामिल हो जाए, अगर आप खुद कहें कि हाँ अन्याय हुआ है और अब ये अन्याय नहीं होना चाहिए, जो तरीके बताए गए, जो तरीके हमारे विद्वानों ने बताए, उन तरीकों को अपनाना शुरू करें। जातिवाद की चीजें छोड़ें, किसी को अछूत मानना, किसी को छोटा मानना छोड़ें, आप जातिवाद के विनाश की तरफ बढ़ें। इंटरकास्ट मैरिजेज को दिल खोल के आप स्वागत करें। और इंटरकास्ट मैरिज यही नहीं कि ब्राह्मण का लड़का किसी श्रीवास्तव के लड़के से शादी करके ब्राह्मण। आपको मैं गांधी का एक उदाहरण बताऊं कि गांधी ने एक जगह लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण पुरुष किसी दलित महिला से शादी करता है, तो उसके बाद वो जाकर दलितों के मोहल्ले में ही रहे, उनके जैसा जीवन जिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करे, और ब्राह्मण होने का हर तरह का लाभ छोड़ दे, तब अंतरजातीय विवाह का कोई अर्थ है। इसके उल्टे में क्या कहता है कि अगर कोई दलित पुरुष किसी ब्राह्मण महिला से शादी करता है, तो वो ब्राह्मण महिला वहां जाए, और अगर वो पढ़ी लिखी है तो वहां जो बाकी दलित महिलाएं हैं उनको पढ़ाए लिखाए,
उनको उस गरीबी से, उस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करें। ये गांधी कह रहे थे अपने आखिरी दौर में। तो अगर मैंने कहा अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करें, जाति तोड़ो आंदोलन में शामिल हो। और जाति तोड़ो आंदोलन का मतलब ये नहीं कि अपने नाम के आखिर से आप सिंह और श्रीवास्तव निकाल लीजिए, लेकिन जीवन में हर जगह उसको बनाए रखिए। जीवन से जाति को बहिष्कृत करें। तब वर्चस्व की जगह ये क्या होगी, ये साथ आगे बढ़ने की लड़ाई होगी। अगर आप अपना वर्चस्व, अगर ब्राह्मण और तथाकथित जो गैर दलित या सवर्ण हैं वो अपना वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामने वाले को अपना वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई से आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। अगर मुझे मयंक के सर पे बैठना है, तो अगर मयंक के पास अधिक ताकत है तो मेरे सर पे क्यों नहीं बैठेगा? लेकिन अगर मैं गर्दन में हाथ डालने की पहल करूंगा, तब सामने से गर्दन में हाथ डालने की पहल होगी। ऐसी पहले हुई कहां? बिल्कुल बिल्कुल। और जो शक्तिशाली है, जिसका वर्चस्व है, ये पहल तो हमेशा उसकी तरफ से ही जो हैसियत है। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी, वर्चस्व की लड़ाई ना हो, बराबरी की लड़ाई हो, ये सवर्ण पुरुषों की जिम्मेदारी थी, जो मैंने शुरू में कहा। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं की बराबरी की लड़ाई सवर्ण पुरुषों की लड़ाई थी, उनको आगे आना था सबसे पहले। वो नहीं आए, इसलिए आज महिलाएं इस तरह आक्रामक रूप में उनके सामने है। वो नहीं है, इसलिए दलित इस तरह से आक्रामक रूप में उनके सामने है। तुम भी सवर्ण हो मयंक, तुम भी सवर्ण परिवार में पैदा हुआ। हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे संस्कारों में, हमारे अगल बगल दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किस तरह की गालियां, किस तरह की नीचताएं हैं। कोई शक ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा, हम छुपा ले जाएंगे? नहीं। और फिर उनके मन में हमारी नफरत क्यों नहीं होगी? उन्हें पता होगा, बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। मेरा तो इसमें बहुत सिंपल कहना है कि अगर मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ कि भाषा के बारे में उनको ना पता हो, पर क्या बर्ताव नहीं दिखता है उनको, तो वो बर्ताव किसी भी गाली से, बिल्कुल, और ना पता होने से चीज अच्छी हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपका बर्ताव इतनी बड़ी गाली है अपने आप में, जिसमें जैसे राही मासूम रजा जो टोपी शुक्ला की प्रस्तावना में कहते हैं कि ये मैंने इसमें एक भी गाली नहीं लिखी, पर ये उपन्यास समाज के मुंह पे गाली की तरह है। तो वो पूरा हमारा बर्ताव, वो अपने आप में इससे बड़ी क्या गाली है? जिसको आप दलित कहते हैं, वो एक दफ्तर में जाता है, पहले दिन स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और हर जगह जिस तरह की वो असमानता देखता है, उसके मन में और इतिहास में तो है ही असमानता। बिल्कुल। उसके मन में अगर गुस्सा और चिढ़ पैदा होती है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप उससे देवता होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। कई बार तो ये होता है मयंक, हम लोग एक मजेदार बात किया करते थे कि जब पेंडुलम का पेंडुलम जो है वो एक सिरे पे लटक गया हो, तो उसको खींच के दूसरे सिरे पे ले जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, ताकि वो करते करते, तो हम इतिहास संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे ये लड़ाई जो होगी वो मनुष्य की मुक्ति की लड़ाई में परिवर्तित होगी। सारी लड़ाइयां एक साथ शामिल होंगी और सभी लड़ाइयां उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा बन के आएंगी। चाहे वो स्त्री मुक्ति का आंदोलन हो, दलित मुक्ति का आंदोलन हो। दो बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि अकेले जीतकर कुछ नहीं पाया जा सकता है, और ऐसा कोई महाआख्यान नहीं बन सकता है जिसमें ये सब शामिल ना हो। और अगर ये किसी महाआख्यान में शामिल होंगे, अगर मार्क्सवाद की मान लो कि वामपंथ की लड़ाई में ये शामिल होते हैं, तो उस लड़ाई में अपना हिस्सा भी मांगेंगे। बिल्कुल। उस लड़ाई की नेतृत्व में अपना हिस्सा मांगे। बिल्कुल। अब ये नहीं होगा कि अशोक कुमार पांडे, मयंक श्रीवास्तव, फला त्रिपाठी, फला शुक्ला लीडर होंगे और पीछे पीछे दलित, स्त्रियां, पिछड़े सारे चलेंगे और हम ही उनका उद्धार करेंगे। बिल्कुल। हमें पीछे खड़ा होना और नेतृत्व में उनको हिस्सा देना सीखना पड़ेगा, तभी सामाजिक मुक्ति की कोई लड़ाई होगी और तभी महाअभियान में वो शामिल होगा। और अदरवाइज वो अपनी जी, और वो हिस्सा न केवल जस्टिफाइड हो, उसमें वो हिस्सा भी हो जो सालों साल से उनसे छीना गया है। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये हिस्सा आप तय नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तय नहीं कर सकते। हाँ। बराबरी में बैठ के, बराबर के चेयर पे बैठ के तय होगा, और तभी वो लंबा चलेगा। वरना आप अपना महाख्यान लेकर किताबें लिखते रहिए और लाल झंडा फहराते रहिए, वो उसमें नहीं आने वाले। लाल तो वैसे भी बीमारी का रंग पीला होता है, तो लाल जब पीला होता है, लाल में पीला मिला दे तो एक खास रंग बनता है, जिसका नाम शाम के वक्त नहीं लेते हैं आजकल। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैद्धांतिक तौर पे बात कर रहा हूँ कि मार्क्सवाद सबकी बात करता है। बिल्कुल। और अगर वो सबकी मुक्ति की बात करता है तो सबको नेतृत्व में भी शामिल करना होगा। हमारे समाज में सोशल क्लास भी एक थी ना, कास्ट जो है वो क्या है, और तो वो सारी चीजें शामिल है, और वो इकोनॉमी से सीधे जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे इकोनॉमी। आप देखिए कि दलितों के पूरे हिस्से की जमीन में हिस्सेदारी नहीं थी, आर्थिक हिस्सेदारियां नहीं थी। महिलाओं के नाम से, महिलाओं को अक्सर छोड़ दिया था, महिलाओं के नाम से कोई जमीन नहीं थी। बिल्कुल। तो जो हमारे वंचित वर्ग थे वो आर्थिक आधार पे भी वंचित थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है, मैं इसको बहुत लंबा, क्योंकि इसमें मालूम है अभी अचानक से बहुत सारे सवाल इसी बहस पे आने शुरू हो गए जो हम कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि मैं आप सब लोगों के नाम ले लूंगा अभी जिन्होंने सवाल पूछे हैं, लेकिन ज्यादातर जवाब एक तो इस संवाद में अभी जाति और उसको लेके हो गए हैं, दूसरा ये कि इस पे हम एक अलग से शो कर लेंगे
जिसमें हम अलग अलग लोगों को बिठा लेंगे, अशोक भाई को भी बिठा लेंगे, पर ये अशोक भाई और उनका जो कृतित्व है, जो जो कुछ वो लिखते हैं, तमाम और चीज़ों पे बातचीत है। ये आखिरी 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे, जो मेरे मन के जो है ना बिल्कुल अंदर से निकले हैं। इनको पूछते हुए बहुत खुश मैं हो रहा हूँ। जब आपने बताया था कि आप अगली किताब गांधी पे लिख रहे हैं, तो ये सवाल तुरंत मेरे मन में आया था और मैंने उसको रोक लिया, अभी नहीं पूछूंगा, शो में पूछूंगा अचानक। और दूसरा सवाल मैं बहुत दिन से सोच रहा था। तो पहला सवाल ये है कि गांधी को जब इतना खंगाला, तो क्या कोई एक या एक से अधिक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है? कुछ एक गांधी के प्रति जो अवधारणा थी, जैसे आपने कहा कि आप, जाहिर सी बात है, हम में से किसी भी रैशनल व्यक्ति के लिए कोई भी देवता नहीं हो सकता, हम सबको उनकी कमियों खूबियों के साथ देखेंगे। क्या ऐसा था जो पहले पता नहीं था और सुन के पढ़ के बड़ा हैरान हुए कि अच्छा यार, एक अच्छी बात? कुछ ऐसा भी था जिसको लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, जो इसके पहले नहीं पता था, जिसको मोमेंट ऑफ ट्रुथ कहते हैं अंग्रेजी में, कि यार अचानक से पता चला? तो कोई चीज जिस पे लगाओ यार, हम तो गलत समझते थे गांधी को, है ना? और दूसरा मेरा निजी सवाल है, दूसरा मेरा निजी सवाल है, जिसका गांधी वांधी कश्मीर कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल ये है कि प्रेम कविताओं का संग्रह कब आएगा? नहीं पता है लोगों को। लोग बड़ा एक तरह से देख रहे होते हैं हर आदमी को। मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा है कि पब्लिकली बताइए, प्रेम कविताओं का संग्रह कब आएगा? गांधी की अहिंसा के बारे में हम सबने सुना जी, और मैंने बुद्ध को थोड़ा बहुत पढ़ा था, महावीर को तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन महावीर के बारे में पढ़ा था, क्रिश्चियनिटी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अहिंसा का एक कंसेप्ट मेरे मन में था और मैं गांधी को भी वही अहिंसा मानकर मूलतः चल रहा था। गांधी पर काम करते हुए मुझे 2 अलग अलग जगहों से 2 कोट्स मिले हैं, वो दोनों कोट्स पढ़ रहा हूं मैं। गांधी ने कहा कि जैसे जो मारने में विश्वास रखते हैं, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, क्या था वो, हाँ, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं उन्हें आर्ट ऑफ किलिंग सीखनी पड़ती है जी। वैसे ही जो अहिंसा में विश्वास रखता है उसको आर्ट ऑफ डाइंग सीखनी होती है। क्या बात है। अब ये मेरे लिए बड़ा घुमाने वाला मामला था, क्योंकि थोड़ी बहुत कविताएं लिखी और पढ़ी हैं, तो काव्यात्मक है पूरी। अब इसके बाद मैं इसको लिख लिया, मैंने एक जगह रख लिया और मैंने कहा चलो देखते हैं इसका कैसे उपयोग करना है जी। फिर गांधी वाङ्मय पढ़ते हुए, जो 98 खंडों का गांधी वाङ्मय था, शुरुआत के तो बहुत मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि 52-53 के बाद का लगभग मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे अचानक एक जगह एक और वाक्य मिला। उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग कम्स एज अ कोरोलरी ऑफ आर्ट्स ऑफ डाइंग। जीने की कला मरने की कला की कोरोलरी की तरह मिलती है। अब इन दोनों को मिला दो जी, इन पूरे को साथ में पढ़ो कि जैसे हिंसा में विश्वास रखने वाले को मारने की कला सीखनी होती है, वैसे ही अहिंसा में विश्वास रखने वाले को मरने की कला सीखनी होती है। और मरने की कला जीने की कला की कोरोलरी की तरह हमारे सामने जीवन में आती है। तब मेरे समझ में पहली बार आया कि गांधी जो बार बार कहते थे कि साहस अहिंसा के लिए बहुत जरूरी है। एक बड़ा मजेदार एग्जांपल देते हैं वो कहते हैं कि चूहा जो है वो अहिंसक हो सकता है, चूहा अहिंसक हो सकता है, लेकिन वो भय से अहिंसक हुआ है, उसकी अहिंसा किसी काम की नहीं है। वो क्या करेगा? वो बिल्ली को देख के भाग ही सकता है और वो किसी को खा नहीं सकता, ऐसे उसे दांत नहीं मिला, ऐसी ताकत नहीं मिली है। लेकिन चूहे की हिंसा जो होती है, अहिंसा जो होती है, वो अहिंसा मेरी अहिंसा नहीं है। मेरी अहिंसा शक्तिशाली जो है उसकी अहिंसा है। इसीलिए साहस उसका बहुत जरूरी है, साहस उसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसीलिए गांधी कभी मरने से नहीं डरते, मौत को हमेशा मजाक की तरफ। तब मेरे समझ में आया, जो रामधारी सिंह की कविता तुमने भी और मैंने भी बचपन से पढ़ी है कि क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, और उसे क्या जो विशीन दंतहीन सरल। तो ये मुझे, मेरे लिए मतलब एक तरह से कह लो, क्योंकि मैं हिंसक कभी नहीं रहा। मैं मार्क्सवादी हूँ, लेकिन मेरा कुछ लालन पालन, मेरी अपनी कुछ पढ़ाई लिखाई ऐसी रही कि मारपीट में कभी मैं शामिल नहीं हुआ। जिस यूनिवर्सिटी में था वहां मारपीट बहुत होती थी गोरखपुर में। मैं जाता था, चूंकि हॉस्टल का था तो गैंग के साथ में जाता था, लेकिन एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था। मैं कभी मारपीट नहीं कर पाया जीवन में। तो और ताकत मेरे अंदर रही, ऐसा कमजोर मैं कभी नहीं रहा। तो लेकिन अहिंसा इस तरह से कभी मुझे समझ में नहीं आई थी। तो ये मेरे लिए एक ट्रुथ मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट था ये, जिस मूवमेंट पे मुझे एक नया ज्ञान मिला।
बाकी आपको लॉजिक तथ्य मिलते रहते हैं, गांधी समय यहाँ गए, गांधी ने ये कहा, गांधी से ये हुआ, सुभाष ने ये कहा, ये तथ्य तो मिलते रहते हैं, हमारे जैसे पढ़ने वालों को रोज ऐसे तथ्य मिलते हैं जी। तो वो तो आपकी जो नॉलेज का कोश है, बल्कि सूचनाओं का जो कोश है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये ज्ञान है, ये सूचना से आगे ज्ञान की चीज थी। और मेरे लिए ये मतलब एक ऐसा मोमेंट था जिसने कई दिनों तक मेरे ऊपर कब्जा करके रखा, जिसने, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी सोच को बदल दिया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, लेकिन चीजों को देखने का एक नया नजरिया मुझे जरूर ये है। रहा प्रेम कविताओं का संकलन, जब लिख ली जाएंगे तो संकलन भी आ जाएगा, प्रकाशक तो कोई, आप ये मत कहिए कि है नहीं, लिखी नहीं गई है। मैं कह रहा हूँ, हाँ मेरे पास है कविताएं, मेरे पास एक संकलन के आसपास है, हाँ, लगभग 60-70 कविताएं ऐसी मेरी हैं जो अभी संकलन में नहीं आई है, क्योंकि 2013 में संकलन आया था, उसके बाद से तो कोई संकलन आया नहीं, कविताओं इन्हीं कामों में मैं लग गया। कविताएं तो मैं बीच बीच में लिखता ही रहा, पत्रिकाओं में भी आती रही, अभी भी कभी कभार लिख लेता हूँ, लेकिन यार पाठक के ऊपर अत्याचार क्यों करूं? हर साल कुछ बहुत अद्भुत, हर साल नहीं, अब तो 2007 साल हो गए अशोक भाई, 7 साल हो गए लगभग। अनामंत्रित में भी कुछ कविताएं थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे लगा था कि अब प्रेम कविताएं आ जाएगी। लगभग अनामंत्रित के बाद प्रलय में लय कितना भी आ गया, अब इस पर नोटेड लिख ले रहा हूं। अब प्रेम का एक डिस्कोर्स, क्योंकि प्रेम का एक अपना डिस्कोर्स है। और बाकी ये बताइए कौन सी कविता सुनाएंगे? अब मुझे लगता है 1.5 घंटे हो गए, अब तो हम जा रहे हैं, हम विदा लेते लेते ये बताइए कौन सी कविता सुनाएंगे हमको आप? कविता भी सुनाऊं मैं? हाँ, कि कविता किताब तुमने रखवा दी थी तो वो मैं रख दी, मैं देता हूँ। बिल्कुल। कौन सी, अगर तुम चाहो तो कोई कविता कह दो, वो पढ़ देता हूँ, या मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ आपको जो लगे, क्योंकि मुझे जो बहुत पसंद है वो मैंने पढ़ दी, और वो आपको भी मुझे लगता है बहुत पसंद है जो मैंने पढ़ी थी। हाँ, वो कविता मुझे भी पसंद है। हाँ सौम्या, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं तो कहती प्रेम की बात हुई थी, तो प्रेम की अगर कोई कविता सुनानी है। सारी कविताएं प्रेम की होती हैं, मनुष्य से, स्त्री से, किसी न किसी से प्रेम की ही कविताएं होती हैं। एक कविता मुझे जो बहुत पसंद है, हो सकता है कि बहुत कुछ समझ में आने वाला मामला होता है, थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा जी। तो एक ये कविता और एक छोटी कविता, 2 कविताएं पढ़ूंगा, एक नहीं पढ़ने का है, मतलब कवि हूँ, एक कविता में कैसे मन भरेगा। इस कविता का शीर्षक है सब वैसा ही कैसे होगा जी। तुम कहाँ होगी इस वक्त? क्षितिज के उस ओर अपूर्ण स्वप्नों की एक बस्ती है, जहां तारे झिलमिलाते रहते हैं 8 पहर, और चंद्रमा अपनी घायल देह लिए भटकता रहता है। तुम्हारी तलाश में 1000 बरस भटका हूं वहां, नक्षत्रों के पांवों से चलता अनवरत। इतने बरस हो गए, चेहरा बदल गया होगा तुम्हारा, उम्र के ही नहीं सफर के भी कितने निशान मेरे धब्बेदार चेहरे में। मैं तुम्हारे आंसुओं का स्वाद जानता हूं और पसीने की गंध। तुम्हें याद है अपने चुंबनों की खुशबू? एक टूटा हुआ बाल ठहरा है मेरे कंधों पर, अब भी उतना ही गहरा, उतना ही चमकदार। टूटी हुई चीजों के रंग ठहर जाते हैं अक्सर। तुमने विश्वास किया मेरी वाचालता पर, और मैं तुम्हारे मौन की बात थामे चलता रहा। भटकना नियति थी हमारी और चयन भी, जिन्हें जीवन की राहें ठीक ठीक पता हों, उन्हें प्रेम की कोई राह पता नहीं। तुम्हें याद है वह शाल वृक्ष, उखड़ती सांसें संभाले आषाढ़ की एक शाम रुके थे हम जहां। मैंने उसकी खाल पर पढ़ा है तुम्हारा नाम, अंतराल का सारा विष सोख लिया है उसने, और वह अब तक हरा है। स्मृति एक पुल है हमारे बीच, हमारे कदमों की आवृत्ति के ठीक बराबर थी जिसकी आवृत्ति। मैं यहीं बैठ गया हूं थक कर, तुम चल सको तो आओ चल के इस पार, क्या अब भी उतनी ही है तुम्हारी आवृत्ति? तो एक कविता ये, और एक और कविता मैं पढ़ना चाह रहा था, मिल जाए तो पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस 1 मिनट। बहुत सारे दिल आने लगे हैं, कविता पढ़ी आप। तो अचानक से एक साथ जो है ये बॉम्बार्डमेंट हुआ है। सौम्या ने तो अपना फोन ही गिरा दिया कविता सुन के। कोई बात नहीं। हर्षित कंपित ये कविता मैंने लिखी थी, ये कविता मैंने लिखी थी काफी पहले, मेरे ख्याल से आप लोग इसका संदर्भ ढूंढ ही लेंगे जी। एमएफ हुसैन जब कतर जाना पड़ा था उनको जी, तब ये कविता लिखी थी। छोटी सी कविता है, नाम है माफीनामा जी।
एक सीधी रेखा खींचना चाहता हूं, अपने शब्दों में थोड़ी सियाही भरना चाहता हूं, कुछ आत्म स्वीकृतियां करना चाहता हूं और अपनी कायरता के लिए माफी मांगने का साहस चाहता हूं। किसी दिन मिलना चाहता हूं तमाम शहर बदर लोगों से, अपने शहर के फक्कड़ गवैये के मजार पर बैठकर लिखना चाहता हूं एक कविता और चाहता हूं रंगून तक पहुंचे मेरा माफीनामा। मैं लखनऊ के उस होटल की छत पर बैठकर किसी सर्द रात रुखसते दिल्ली पढ़ना चाहता हूं। मजाज क्या बात है, जी 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 जी। मैं लखनऊ के उस होटल की छत पर बैठ किसी सर्द रात रुखसते दिल्ली पढ़ना चाहता हूं। इलाहाबाद की सड़कों पर गर्म हवाओं से बतियाते भेड़िए के पंजे गिनना चाहता हूं। भुवनेश्वर की कहानी है भेड़िए। जेएनयू के उस कमरे में बैठ राम सजीवन से माफी मांगना चाहता हूं। पंजाब की सड़कों पर पाश के हिस्से की गोली और मणिपुर की जेल में इरोम के हिस्से की भूख चाहता हूं। क्या बात। मैं साइबेरिया की बर्फ से माफी मांगना चाहता हूं। एक शुक्राना लिखना चाहता हूं हुकूमत बरतानिया और बादशाह कतर के नाम। बस ये दो कविताएं थी, ये मैं पढ़ना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी कमेंट सवाल आ रहे हैं हालांकि, पर शुक्रिया। आनंद शेष जी ने सवाल पूछा, सतीश वर्मा जी ने भी सवाल पूछा था, लेकिन वो सारे सवाल देखे हो गए और हम फिर किसी दिन और हम इस पे करते हैं हमारा भाई आपके सवाल का जवाब कमेंट के नीचे दूंगा वादा। जी मित्र और जाति पे अगर और सवाल है आपके तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन ही कर लेता हूँ यार। हर शनिवार जो है दोपहर में हम अपना नया शो लेकर, तीसरा एपिसोड हमने अनिल जी के साथ किया था, जात ना जात, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें जाति पर ही हम बात करते हैं, मंडल कमीशन के बारे में अभी हम इस पूरे महीने बात कर रहे हैं क्योंकि 30 साल पूरे हो रहे हैं उसके। मैं दादा कुछ नहीं कहूंगा। सौम्या, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? कोई शॉर्ट टिप्पणी? नहीं, बस मैं बहुत हैप्पी हूं अभी। तो मैंने एक कविता का जिक्र किया था, मैं उससे खत्म करूंगा शो। क्यों? क्योंकि उस कविता का जो अंत है, दरअसल हमारी इस तरह की किसी भी बातचीत का अंत मुझे लगता है वही होना चाहिए, तुम भी कब तक खैर मनाते फैजाबाद। उसके आखिरी के जो 3 हिस्से हैं, कहाँ है फैजाबाद, दिल्ली से कितना दूर है अहमदाबाद से, रामलीला मैदान से कितना दूर, फॉर्मूला 1 रेस के मैदान से कितना दूर, संसद भवन से तो खैर हर चीज 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। टीवी चैनल पर दंगों की खबर नहीं है, वहां लिखा है कल बस कुर्सी बदल रही है। यह किसका लहू है, कौन मरा, ये आखिरी से दूसरा हिस्सा है। यह किसका लहू है, कौन मरा, सवाल पूछ पूछ के दिल अभी नहीं भरा। यह मियाँ का लहू है और ये बगल वाला हिंदू का, डॉक्टर से नहीं जिन्ना और सावरकर से पूछो। दोनों पहचानते थे अपना अपना लहू, हम पागल थे जो कहते थे लाल है दोनों, हम पागल थे। लहू लाल है एक रंग का कहने वाले पागल थे, बासंती चोले में फांसी पर चढ़ने वाले पागल थे। और ये कविता का आखिरी हिस्सा है जिससे मैं कह रहा हूं कि हमारे वक्त के हर टीवी शो को, हर डिजिटल शो को, दरअसल जो हमने अभी बातचीत की उसको इससे खत्म होना चाहिए। कविता से बस उम्मीदों की उम्मीद किए बैठे न रहो। हम तो हैं अभिशप्त गवैये, गीत अमन के गाएंगे ही, चाहे काट दो हाथ हमारे सच का ढोल बजाएंगे ही। तुम कब सच को सच कह के चीख उठोगे बोलो तो, हम तो पाश की मौत मरेंगे, हम तो अदम के शेर कहेंगे, हम तो इस शमशान में भी जीवन का आह्वान करेंगे। तुम कब मुर्दों वाले खेल के बीच खड़े हो, हूट करोगे बोलो तो। अशोक भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप सोचिएगा आप हूट कब करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, मीडिया विजिल का शुक्रिया। बहुत मजा आया, बहुत अद्भुत बातचीत थी। मुझे भी मजा आया। बिना मजे के पौने 2 घंटे बात करना आसान जी बिल्कुल। और इस कैंडिड कन्वर्सेशन के लिए शुक्रिया। और आप लोग आने वाली किताब की तैयारी रखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी है कश्मीरी पंडितों वाली किताब पढ़िए। कश्मीर नामा तो सबको पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली। और कविताओं के लिए अशोक भाई के आप फेसबुक पेज पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, दोनों जगह जा सकते हैं, वहाँ कुछ आता रहता है। और बाकी 3 मैजिकल वर्ड्स अंग्रेजी में जो कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो करते रहिए, क्योंकि बाकी कुछ जाए ना जाए ये सब बातचीत पहुंचनी जरूरी है लोगों तक। तो इसी के साथ शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम मिल रहे हैं और अगले हफ्ते वाला सेशन भी खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। उसमें भी हम लिटरेचर की बात करने वाले हैं, और क्योंकि प्रेमचंद की जयंती आ रही है। बचपन में अक्सर देखा है माँ को दोपहर के दुर्लभ एकांत में बतियाते बक्से से, दाग दाग उजाला, ये
शब गजीदा सहर। एक दिन कहूंगा किताबों से कि बिखरा दें हमारे आंगन में दुनिया के सारे रोचक किस्से। एक दिन मिलूंगा ईश्वर से भी, देखूंगा गरम चाय पीते हुए अब भी सुलगता है वह।